शिप पर लोड करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं FOB प्राइस। FOB इज इक्वल टू प्राइस। अब हमने कहा जी आप भैया एक काम करें, अपने पोर्ट तक सामान छोड़ दें, तो वो सामान जिससे हमने इंपोर्ट करना है वो बंदा सामान यहां से अपने देश के जर्मनी के पोर्ट पर छोड़ देता है, बोला जी यहां से आप ले लें, उसके बाद के सारे खर्चे आपके। तो इसको हम बोलते हैं, इस प्राइस को बोलते हैं FAS, दैट इज फ्री अलोंग साइड। फ्री अलोंग साइड क्या हुआ? X फैक्ट्री प्राइस प्लस यहां से यहां आने का खर्चा, दैट इज फ्रेट, और वहां कोई लोकल टैक्सेस लगते होंगे तो वो भी लग जाएंगे, प्लस लोकल टैक्सेस। अब यहां पर सामान आ गया, अभी सामान शिप, ये रहा शिप, इस शिप में सामान आएगा, अभी इस शिप से ही तो इंडिया आएगा सामान। तो यहां पर ये कंटेनर A आया है, तो ये सामान वहां के पोर्ट से इस शिप पर लोड करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं FOB प्राइस। FOB इज इक्वल टू FAS प्लस में लोडिंग चार्जेस, प्लस लोडिंग चार्जेस, और साथ में वहां पर अगर किसी सामान पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती होगी तो वो भी चार्ज हो जाएगी। और शिप बिल्कुल रेडी है इंडिया के लिए निकलने के लिए, इंडिया के लिए चलने के लिए बिल्कुल रेडी शिप है। अब ये शिप क्या यहां तक ही लगेगा? नहीं, यहां से कहां आएगा? ये इंडिया के पोर्ट तक आ जाएगा। जब इंडिया के पोर्ट तक आएगा इसको बोलते हैं CIF वैल्यू, दैट इज कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। तो CIF क्या होता है? FOB प्लस में फ्रेट प्लस में इंश्योरेंस। और ये शिप यहां तक आ गया, यहां तक पोर्ट पर अनलोडिंग भी होगी, उसका खर्चा भी होगा, पर उसको हम ऐड नहीं करेंगे। WTO के रेगुलेशंस हैं। दूसरा इंडिया के जुडिशरी का भी आदेश है, कोर्ट का ऑर्डर है कि जो अनलोडिंग का खर्चा है वो CIF में ऐड नहीं किया जाए। और 99% केसेस में CIF ही वो वैल्यू है जिस पर कस्टम ड्यूटीज चार्ज होंगी। तो हमेशा आप याद रखेंगे वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कंसिडर करेंगे? CIF ही क्या होगी? वो वैल्यू जिस पर कस्टम ड्यूटियां चार्ज होंगी, राइट? CIF ही वो वैल्यू होगी, और उस वैल्यू का टेक्निकल नाम होता है असेसेबल वैल्यू। असेसेबल वैल्यू। तो इंपोर्ट ड्यूटियां हमेशा किस पर चार्ज होती हैं? असेसेबल वैल्यू पर। और CIF को ही हम नॉर्मली क्या मानते हैं? असेसेबल वैल्यू मान लेते हैं, राइट? ये बेसिक्स है, ये बेसिक है। तो जब मैं सामान इंपोर्ट करता हूं जर्मनी से या किसी भी देश से, तो उनका पहला क्वेश्चन है जी आपको प्राइस कौन सा बताएं? FOB प्राइस बताएं, FAS प्राइस बताएं, या CIF वैल्यू बताएं? तो अगर मैं FOB प्राइस, FOB कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो इसका मतलब वो शिप पर, अपने देश के पोर्ट पर जो शिप खड़ा है वहां पर सामान छोड़ देगा, उसके बाद की सारी जिम्मेदारी मेरी है। अगर मैं उससे CIF कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो हमारे देश के पोर्ट पर सामान आ जाएगा, वहां तक की जिम्मेदारी उसकी है। FAS कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है वो अपने देश के पोर्ट पर सामान छोड़ देगा, बस वहां तक की जिम्मेदारी उनकी है, उनके बाद का सारा खर्चा, एक्सपेंडिचर, रिस्क सब मेरा रहेगा। तो CIF को ही हमें नॉर्मली क्या कंसीडर करना है? असेसेबल वैल्यू। इसी वैल्यू पर कस्टम ड्यूटियां चार्ज होंगी, राइट? सो लेट अस मूव अहेड नाउ, वी विल बी डिस्कसिंग द एक्सचेंज रेट। 3 पार्ट्स डिस्कस करना है, एक्सचेंज रेट, रेट ऑफ ड्यूटी एंड वैल्यू। तो पहले हम एक्सचेंज रेट डिस्कस करेंगे, फिर वैल्यू, रेट ऑफ ड्यूटी डिस्कस करेंगे, फाइनली विल बी डिस्कसिंग वैल्यूएशन, राइट? नाउ हियर कम्स एक्सचेंज रेट। जब हम सामान इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर्स में, यूरो में, पाउंड में, इनमें इंपोर्ट करते हैं, तो एक्सचेंज रेट कौन सा लगेगा? 3 अथॉरिटीज बताती हैं एक्सचेंज रेट। कौन कौन बताता है?
एक बताता है CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, दूसरा बताता है RBI, तीसरा बताता है फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन। ये 3 अथॉरिटीज हैं जो एक्सचेंज रेट बताती हैं। हमें कौन सा कंसीडर करना है? हमेशा हमें CBIC वाला कंसीडर करना है, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स वाला हम हमेशा कंसीडर करेंगे। और जो CBIC वाला कंसीडर करेंगे, CBIC में भी क्या होता है, आज रेट कुछ और है, 10 दिन बाद चेंज हो गया, अगले 15 दिन बाद फिर चेंज हो गया। तो CBIC का कौन सा एक्सचेंज रेट मानना है, हमेशा याद रखें। जिस दिन, कल हमने डिस्कस किया था बिल ऑफ एंट्री, तो जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन हम फाइल करेंगे, उस दिन का एक्सचेंज रेट चार्ज होगा इंपोर्ट के केस में। और अगर एक्सपोर्ट है तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट होता है या शिपिंग बिल होता है, राइट, वो उस दिन वाला एक्सचेंज रेट चार्ज होगा। ये है एक्सचेंज रेट की कहानी है। तो एक्सचेंज रेट कौन सा? CBIC का। CBIC का कौन सा? जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी उस दिन वाला, राइट। देन सेकेंड पार्ट है रेट ऑफ ड्यूटी कौन सी लगेगी। रेट ऑफ ड्यूटी का मतलब हमारा सामान आज आया, उस पर ड्यूटी है 8% की। 3 दिन बाद जब मैं लेने पहुंचा सामान, तो सरकार ने 10% कर दिया। फाइनली जब लेकर के निकलने लगा, बिल ऑफ एंट्री भरी, तो 12% हो गया इंपोर्ट ड्यूटी। तो कौन सी माननी है, ये क्वेश्चन है। तो कौन सी कंसीडर करेंगे? इन केस हम गुड्स को घर लेकर के जा रहे हैं, कैसे? 99% मैंने आपको बताया है शिप से ही आता है सामान। तो ड्यूटी कब की लगेगी? जिस समय एंट्री इनवर्ड मिल जाए शिप को, या आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया हो, whichever is later, एंट्री इनवर्ड शिप को मिल जाए या बिल ऑफ एंट्री हमने फाइल कर दिया हो, whichever is later, उस दिन का कस्टम ड्यूटी चार्ज होगा, उस दिन की कस्टम ड्यूटी चार्ज होगी। अगर इंपोर्ट किया जाए व्हीकल से या एयरक्राफ्ट से, तो दोनों ही केस में जब वो व्हीकल या एयरक्राफ्ट आया या बिल ऑफ एंट्री जब हमने फाइल की है, इनमें से जो भी लेटर होगा उस दिन की आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। और अगर हम वेयर हाउस में ले जाएं, तो क्या होगा? तो वेयर हाउस से जब सामान छुड़ाएंगे, दैट इज बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, जिस दिन की फाइल करेंगे उस दिन की आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, राइट। तो ये केस कब है? जब हम होम कंजम्पशन इनके लिए लेकर के जा रहे हैं। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस केस में रेट ऑफ ड्यूटी, अगर नॉर्मली मैंने आपको कल बताया था एक्सपोर्ट पर कोई ड्यूटी चार्ज नहीं होती एक्सेप्ट 3 आइटम्स, दैट इज स्किन, हाइड एंड लेदर। स्किन क्या होता है? चमड़ी। हाइड क्या होता है? खाल। गाय की, भैंस की चमड़ी होती है, शेर की, बाघ की खाल होती है। और इन दोनों को आप मशीनों में, फैक्ट्रियों में प्रोसेसिंग कर दें तो वो लेदर बन जाता है। सिर्फ लेदर पर, स्किन पर, हाइड पर, इन्हीं पर एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज होती है, बाकी सभी एग्जम्प्ट हैं। तो अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती हो तो किस दिन की लगेगी, ये क्वेश्चन है। जिस दिन का लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर पास किया जाता है, कस्टम ऑफिसर पर दे देता है लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर और सामान कार्गो में चढ़ा दिया जाता है, लोड कर दिया जाता है, उस दिन का ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज होगी, राइट। तो ये 2 पार्ट हमारे खत्म हो गए हैं, छोटे छोटे पार्ट से। एक एक्सचेंज रेट और दूसरा पार्ट है रेट ऑफ ड्यूटी का। अब हम डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन चैप्टर। वैल्यूएशन चैप्टर क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। वैल्यू क्या मानी है? वैल्यू का मतलब किस अमाउंट पर ये सारी ड्यूटी चार्ज होगी, ये क्वेश्चन है। हो सकता है मैंने कुछ सामान चाइना से मंगा लिया, कुछ खिलौने मंगाए हैं चाइना से, इंपोर्ट किए हैं, मैं बड़ा डीलर हूं, वो जो चाइना से खिलौने मंगाए हैं वो 100 रुपए का एक खिलौना है, पर उसका बिल बनवाया है सिर्फ 15 रुपया।
100 रुपए का एक टॉय है, पर उसका बिल कितना बनवाया है? 15 रुपए बनवाया है, बिल 15 का है। तो क्वेश्चन है, क्या जो बिल अमाउंट है उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी? ये एक्चुअल तो 100 पर लगनी चाहिए, कितने पर लगेगी? इस क्वेश्चन का जवाब देता है ये वाला चैप्टर, दैट इज वैल्यूएशन, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज्यूम करती है जो भी इंडियन कह रहा है, इंपोर्टर कह रहा है, वो ईमानदार है और जो वो कह रहा है वही असेसेबल वैल्यू है। जिस वैल्यू पर हम सामान खरीदते बेचते हैं, जिसका हमारे पास बिल है, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो दो वैल्यूज होती है, एक टैरिफ वैल्यू, दूसरा ट्रांजैक्शन वैल्यू। व्हाट इज टैरिफ वैल्यू? सरकार ने रेट फिक्स किया हुआ है। भाई आप अगर मोबाइल फोन इंपोर्ट करोगे, कोई भी मोबाइल इंपोर्ट कर लें, तो सरकार ने फिक्स कर दिया भाई 500 रुपया पर मोबाइल हम चार्ज करेंगे, कहानी खत्म। आप मोबाइल कोई भी इंपोर्ट करें, कितने का भी इंपोर्ट करें, हम फिक्स्ड अमाउंट चार्ज करेंगे, विच इज 500 पर मोबाइल। इसको बोलते हैं टैरिफ वैल्यू। नॉर्मली टैरिफ वैल्यू पर सरकार नहीं चलती। हार्डली 2-3 आइटम हैं, जैसे क्रूड ऑयल है, पाम ऑयल, इन पर सरकार लगा देती है। अदरवाइज सभी कुछ ट्रांजैक्शन वैल्यू के हिसाब से। व्हाट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू? जिस अमाउंट पर, जिस भी वैल्यू पर मैं सामान खरीद रहा हूं, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। जिस अमाउंट का, उसका बिल मेरे पास है, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो मैंने एक बैग खरीदा चाइना से, एक टॉय खरीदा चाइना से 100 रुपए का, उसका बिल बनवाया सिर्फ 15 रुपया, अंडर वैल्यूएशन है, अंडर वैल्यू कराया है बिल को। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना माना जाए? ट्रांजैक्शन वैल्यू 15 रुपया बोलते हैं इसको। अब क्वेश्चन है, क्या ट्रांजैक्शन वैल्यू ही असेसेबल वैल्यू होगी जिस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी? इसमें अलग अलग केसेस हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन वैल्यू, नॉर्मली ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही असेसेबल वैल्यू बोल देते हैं। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है? जिस पर हमने सामान को सेल परचेज किया है। व्हाट इज असेसेबल वैल्यू? वो वैल्यू जिस पर कस्टम ड्यूटी चार्ज होनी है। 90% केसेस में सरकार कहती है ट्रांजैक्शन वैल्यू ही असेसेबल वैल्यू है। जो आप कह रहे हैं, जितने पर आपने खरीदा वो सच होगा और उसी पर ही कस्टम ड्यूटी लगा देंगे। पर कभी कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं मानती। ट्रांजैक्शन वैल्यू असेसेबल वैल्यू मान ली जाएगी, कब मान ली जाएगी ये क्वेश्चन है। जब एक्चुअली में प्राइस पेड या पेएबल हो, पहली कंडीशन। कोई कहे जी प्राइस तो, पैसे तो दिए नहीं है, 6 महीने बाद देंगे उसे, तो क्या आज टैक्स नहीं दें? नहीं भाई, पेड हो या पेएबल, आपको ड्यूटी आज ही पे करनी है। जब सामान इंडिया में बेचा गया हो, अगर आपको गिफ्ट मिल गया है, तो गिफ्ट के केस में तो ट्रांजैक्शन वैल्यू 0, आप कहें जी असेसेबल वैल्यू 0, और अब इस 0 वैल्यू पर ड्यूटी लगा दो तो वो भी 0। तो सरकार ने कहा नहीं जी, ट्रांजैक्शन वैल्यू असेसेबल वैल्यू तब मानी जाएगी जब, कब मानी जाएगी? जब ये सामान बेचा जाएगा, सोल्ड होगा इंडिया में। तीसरा कंडीशन है, ये इंडिया के पोर्ट तक हो, वो वैल्यू कंसीडर करनी है, दैट इज CIF वैल्यू, जो हमने डिस्कस किया था। बायर और सेलर रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। क्यों? अगर वो रिलेटिव होंगे, अगर रिश्तेदार होंगे, तो अंडर वैल्यू, ओवर वैल्यू करना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए नहीं। और प्राइस जो है वो सोल कंसीडरेशन होना चाहिए, प्राइस सोल कंसीडरेशन होना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय प्राइस सोल कंसीडरेशन होना चाहिए? एग्जांपल देखिएगा, सुनिएगा। मैंने कोई सामान इंपोर्ट किया 100 रुपए में, और उस 100 रुपए के जिस सामान में 10 रुपया मैंने और डिजाइनिंग का पे किया है, वो हिडन है, वो मैंने बताया ही नहीं है। तो भाई इंपोर्ट जो वैल्यू है, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, वो तो सिर्फ 100 नहीं है, 100 तो बनाने का, 10 रुपया डिजाइनिंग का पे किया, वो 10 रुपया डिजाइनिंग का भी तो ऐड होना चाहिए, वो मैं ऐड नहीं किया।
तो सरकार ने कहा फिर आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू गलत है, तो प्राइस शुड बी द सोल कंसीडरेशन, राइट। दूसरा एग्जांपल इसका, उस डीलर को मैंने 100 रुपया देना है, मैंने कहा एक काम, और उस डीलर ने किसी दूसरे इंडियन को 15 रुपए की पेमेंट करनी है, तो मैंने कहा एक काम करता हूं, मैं आपको 85 दे देता हूं और आपके बिहाफ पर 15 रुपया मैं पे कर देता हूं इंडिया में जो बंदा है। तो इसका मतलब ये जो कुछ झोल झाल हुआ है, ये एक्चुअली में 100 ही वैल्यू है, 85 मैंने एक्सपोर्टर को दिए हैं और 15 रुपया उनके बिहाफ पर इंडिया में किसी को पेमेंट दी है, तो टोटल 100 रुपीज मानना चाहिए। और अगर बिल 85 का आ गया तो इसका मतलब प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, फिर सरकार नहीं मानेगी ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही, राइट। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू इन केसेस में मान ली जाती है, तो ये कंडीशंस फुलफिल हो जाएं तो मान लेंगे। अब अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं माने तो क्या करे सरकार, ये क्वेश्चन है। मैंने कहा जी मैंने खिलौना खरीदा 100 रुपए का, बिल बनवाया 15 का, सरकार नहीं मान रही है, सरकार कह रही है कि ये 15 रुपए आप झूठ बोल रहे हैं, गलत है ये वैल्यू, इस पर कस्टम ड्यूटी नहीं चार्ज होगी, तो क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो जहां पर ध्यान से सुनिएगा, जहां पर ट्रांजैक्शन वैल्यू सरकार नहीं मानती है, वहां पर सरकार खुद अपने रूल नंबर 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 लगा देती है। रूल नंबर 4 लगाएंगे, उससे वैल्यू बता देंगे आपकी सामान की कितनी। अगर 4 से वैल्यू नहीं निकल पाती तो 5 लगाएंगे, 5 से नहीं निकल पाती 6 लगाएंगे, 6 से नहीं निकलेगी 7 लगा देंगे, 7 से नहीं 8 से, 8 से नहीं तो लास्ट ऑप्शन है रूल नंबर 9। इनमें से कोई ना कोई एक रूल तो सेंट% लगेगा और वैल्यू पता भी लग जाएगी आपके सामान की। दोबारा सुनिएगा, चाइना से सामान खरीदा है खिलौना 100 रुपए का, बिल बनवाया 15 रुपए का, वो खिलौना जैसे ही आया पोर्ट पर, क्या कस्टम ऑफिसर ने वो खिलौने पहले नहीं देखे होंगे, बहुत सारे लोगों ने इंपोर्ट किए होंगे, सबका बिल 100 रुपए का था, बट मिस्टर एक्स का जो बिल है वो 15 का है। कस्टम ऑफिसर कह रहा है सच बताइए भैया कितने का मंगाया आपने, बोला जी 15 रुपए का। कस्टम ऑफिसर कह रहा है जी पहले जितने खिलौने ऐसे आए हैं वो सब 100 रुपए का बिल था, 15 का हम नहीं मानते, आपकी वैल्यू को फेल कर देते हैं। तो 15 फेल कर दिया, कस्टम ऑफिसर क्या करेगा, रूल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 6 रूल लगाएगा और 6 रूल लगा करके वैल्यू बता देगा आपके सामान की कितनी होगी। याद रखिएगा ये जो 6 रूल्स हैं, ये 6 रूल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे, मतलब पहले रूल 4 लगेगा, अगर रूल नंबर 4 से वैल्यू नहीं कैलकुलेट हुई तो 5 लगेगा, 5 से नहीं कैलकुलेट हुई तो 6 लगेगा, 6 से नहीं कैलकुलेट हुई तो 7, 7 से नहीं हुई 8, 8 से नहीं हुई तो 9। तो इस सीक्वेंस में ये वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो सबसे पहले आ गया रूल नंबर 4, ट्रांजैक्शन वैल्यू सरकार ने फेल कर दी। रूल नंबर 4 होता है किस चीज का, आइडेंटिकल गुड्स का। रूल नंबर 4 किसका होता है जी, आइडेंटिकल गुड्स। व्हाट इज मेंट बाय दिस आइडेंटिकल गुड्स? एग्जांपल, मेरे पास सैमसंग का M31 फोन है, मेरे पास सैमसंग का फोन है जिसका मॉडल नंबर है M31, उसका कॉन्फ़िगरेशन है 6 GB की रैम है, 128 GB का इंटरनल मेमोरी है। मैंने ये फोन मंगाया साउथ कोरिया से, कितने का मंगाया, 15,000 रुपए का, पर बिल बनवाया था 6,000 का। 15,000 का साउथ कोरिया से खरीदा, इंपोर्ट कराया और बिल बनवाया सिर्फ 6,000 रुपए का। जैसे ही ये फोन पोर्ट पर आया, कस्टम ऑफिसर ने कहा ये फोन तो 15,000 से कम हो ही नहीं सकता, आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी वैल्यू कैंसिल की जाती है, मैं रूल 4 लगाऊंगा और वैल्यू बताऊंगा। रूल 4 किस चीज का है,
रूल नंबर 4 है आइडेंटिकल गुड्स। तो सबसे पहले है रूल नंबर 4 किस चीज का? आइडेंटिकल गुड्स का। कस्टम ऑफिसर क्या करेगा, अगर साउथ कोरिया से सेम कंपनी का सैमसंग का M31 ही मंगाया जाए, इस पर्टिकुलर जिस दिन मैंने इंपोर्ट किया उसी दिन में इंपोर्ट किया जाए, सेम पोर्ट पर इंपोर्ट किया जाए, सेम डे इंपोर्ट किया जाए, सब कुछ सेम हो, तो कितने का फोन पड़ेगा, ये वो वैल्यू कैलकुलेट करेगा। और कैलकुलेट करके पता लगा जी फोन पड़ेगा 16,000 रुपए का। तो कस्टम ऑफिसर कहेगा जो आपकी 6,000 आपने वैल्यू बताई थी वो मैं कैंसिल करता हूं और आपके फोन की वैल्यू 16,000 रुपया मानी जाएगी, और अब आपको जो टैक्स पे करना होगा वो इस 16,000 रुपए पर पे करना होगा बच्चे। ये है रूल नंबर 4 आइडेंटिकल गुड्स। सेम कंपनी से सेम फोन, सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम पोर्ट पर, सेम कंट्री में, सेम डेट समय कोशिश की जाए, सब कुछ अगर मंगाया जाए तो कितने का पड़ेगा जी? 16,000 का पड़ेगा। क्या वो एक्चुअल मंगाएगा? नहीं, वो सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट कराएगा अपने ऑफिसर्स से, और वैल्यू कैलकुलेट करके बता देंगे कि जी ये इतने का फोन पड़ेगा। दिस इज आइडेंटिकल गुड्स। ये कौन सा है? आइडेंटिकल गुड्स का केस है, राइट। देन अगर मान लेते हैं वो जो मैंने फोन मंगाया M31 सैमसंग का, वो लास्ट फोन था, इसके बाद कोई पीस, उसके बाद कोई यूनिट सैमसंग ने बनाया ही नहीं है, तो भाई आइडेंटिकल गुड्स वाला तो रूल ही फेल हो जाता है। जब सेम कंपनी का सेम गुड अवेलेबल ही नहीं है तो क्या होगा? तो रूल नंबर 4 फेल हो जाएगा। जब फेल हो जाएगा तो क्या लगेगा? रूल नंबर 5 लगेगा। नेक्स्ट रूल नंबर 5 कहता है सिमिलर गुड्स की बात करता है। किसकी बात करता है? सिमिलर गुड्स की। सिमिलर गुड्स की बात करता है। सिमिलर गुड्स का बताता है अगर ये रूल फेल हो जाए तो हमें क्या करना है? हमें कोशिश करनी है सेम ब्रांड का फोन, सेम जिसका गुडविल सेम हो, ऐसी ही सेम गुडविल का फोन उसी कंट्री से, उसी या उसकी दूसरी कोई कंपनी से सेम पोर्ट पर, सेम डे, सेम टाइम पर आ जाए, तो कितने का पड़ेगा तब बताइए फोन। तो मान लेते हैं सैमसंग अवेलेबल नहीं है, तो नहीं है तो क्या अवेलेबल है जी? वीवो अवेलेबल है। कौन सा फोन अवेलेबल है? वीवो। तो वीवो मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? वीवो मान लिया जाएगा। जब वीवो मान लिया जाएगा तो इंपैक्ट क्या होगा? जब हम वीवो मान लेंगे तो इंपैक्ट क्या होगा? सीधा वीवो का फोन सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम उसका कितने का पड़ेगा ये बता दें, तो वो जो वीवो का फोन है वही फाइनल प्राइस इंपोर्टर को बता दिया जाएगा। इतना वैल्यू वीवो का फोन मान लेते हैं 14,800 में आ रहा है, 14,800 में आ रहा है, तो 14,800 रुपया ही वैल्यू फाइनल कर दी जाएगी, उसी पर सारी कस्टम ड्यूटियां चार्ज होंगी। रूल मान लेते हैं ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं, सिमिलर कंपनी भी उसके बराबर की कोई अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या होगा? तो लगेगा रूल नंबर 6। क्या लगेगा जी? रूल नंबर 6 लगेगा। रूल नंबर 6 क्या कहता है? दो बातें कहता है रूल नंबर 6। पहली बात, जहां पर रूल नंबर 4 या 5 दोनों फेल हो जाएं तो वहां पर 7, 8, 9 लगेगा। ये कहता है रूल नंबर 6। ये तो हमें भी पता है, पर ये यही बताता है। दूसरी बात बताता है 7 और 8 को इंटरचेंज किया जा सकता है। मतलब ऐसा किया जा सकता है अगर इंपोर्टर कहे कि पहले 8 लगा दो, 7 नहीं लगाओ, कस्टम ऑफिसर को रिक्वेस्ट करे, तो कस्टम ऑफिसर पहले 8 लगाएगा फिर 7 लगाएगा। तो नॉर्मली पहले 7 लगना चाहिए, फिर 8, फिर 9, पर रूल नंबर 6 कहता है 7 और 8 को इंपोर्टर की रिक्वेस्ट पर इंटरचेंज किया जा सकता है, राइट। ये कहता है रूल नंबर 6, राइट। नाउ कम टू रूल नंबर 7।
रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 है डिडक्टिव वैल्यू का। किसका? डिडक्टिव वैल्यू। व्हाट इज दिस डिडक्टिव वैल्यू? डिड्यूस करना। देखिएगा क्या केस है, आपको ग्राफ के थ्रू बताता हूं। ये साउथ इंडिया, ये पोर्ट है जहां पर सामान आया होगा। ये सामान यहां पर मध्य प्रदेश है, यहां पर सेल हो रहा है। कितने का? 22,000 रुपए का सेल हो रहा है। माइनस उल्टा कैलकुलेशंस करेंगे। कैसे करेंगे? 22,000 का सेल हो रहा है, कितना प्रॉफिट कमाया होगा? 2,000, माइनस कर दो, कितना आ गया? 20,000। इसमें जीएसटी चार्ज हुआ होगा 3,000 रुपए, वो आप माइनस कर दें, कितना वैल्यू आ गया? 17,000। ये सामान पोर्ट से यहां तक आया होगा, उसका कितना चार्ज हुआ होगा? 1,500 रुपया, वो माइनस कर दें आप, कितना आ गया? 15,500। इस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगी होगी 1,300 रुपए की, 1,300 की, वो माइनस कर दीजिए, तो वैल्यू कितनी आ गई? 14,200। और 14,200 में ये फोन इस पोर्ट पर पहुंच गया। उल्टी कैलकुलेशंस की हैं और हमें पता लग गया फोन कितने का होना चाहिए? 14,200 का। तो इस 14,200 पर कस्टम ड्यूटियां चार्ज होंगी। ये डिडक्टिव मेथड है, उल्टा चले हैं और उल्टा चल के हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है और वैल्यू कैलकुलेट करके हमने पता लगाया कि इस फोन की वैल्यू क्या है। दिस इज नोन एज डिडक्टिव वैल्यू मेथड। ये है रूल नंबर 7। चलिए नेक्स्ट है रूल नंबर 8। नेक्स्ट इज रूल नंबर 8। 8 कहता है कंप्यूटेड वैल्यू। रूल नंबर 8 is computed value. What is this computed value method? What is this computed value method? देखिएगा what is computed value. ये रहा साउथ इंडिया, ये जर्मनी। जर्मनी पर ये फैक्ट्री जहां से हम सामान इंपोर्ट करते हैं, यहाँ कितने का सामान बिकता है? यहां से यहां तक आएगा जर्मनी के पोर्ट तक, तो कितने का सामान? लोकल टैक्सेस कितना लगेगा? लोडिंग चार्जेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी कितनी, और यहां तक इंडिया के पोर्ट तक आने का खर्चा कितना? ये सारी वैल्यू ऐड करते चले एक एक करके। इन सारे खर्चों को अगर हम ऐड कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कितने में सामान इंपोर्ट होना चाहिए। दिस मेथड इज नोन एज कंप्यूटेड वैल्यू मेथड। दिस मेथड इज नोन एज कंप्यूटेड वैल्यू मेथड। तो कोई एक ही तो रूल लगाना है, रूल नंबर इधर 4 और 5 और 6 और 7 और 8, इन सभी से कैलकुलेट हो जाएगा कितने में सामान इंपोर्ट किया है। अगर कस्टम ऑफिसर आपके बिल को नहीं मान रहा तो ये रूल लगाएगा। और लास्ट रूल है रूल नंबर 9। लास्ट है रूल नंबर 9। सभी रूल फेल हो गए हैं, इसको बोलते हैं रेजिड्यूअल मेथड। इसको क्या बोलते हैं? रेजिड्यूअल मेथड। मान लो कुछ ऐसा हुआ कि वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं हो पा रही, जब सभी रूल फेल हो जाए, रूल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, जब सभी रूल फेल हो जाएंगे तो लगेगा रूल नंबर 9। क्या लगेगा? रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 बात करता है किसकी? रूल नंबर 9 बात करता है रेजिड्यूअल मेथड की। नाउ व्हाट इज मेंट बाय दिस रेजिड्यूअल मेथड? रेजिड्यूअल मेथड कहता है हमारा कस्टम ऑफिसर बहुत समझदार है, वो वैल्यू अपने आप कैलकुलेट कर देगा। हमने पूछा जी कैसे? बस कर देगा जी, आपके सामान की एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए वो बता देगा। हमने पूछा जी बताएगा कैसे? कोई फिक्स मेथड? नहीं, फिक्स नहीं है। हमारा कस्टम ऑफिसर बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है, दिमागदार इंसान है, वो बस कैलकुलेट करके आपको वैल्यू बता देगा। ये है, इसको हम बोलते हैं क्या? रेजिड्यूअल मेथड। पर रेजिड्यूअल मेथड जब लगेगा तो कस्टम ऑफिसर को कुछ चीजों का ध्यान भी रखना पड़ता है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उसको आर्बिट्रेरी पावर्स दे दी गई हैं,
हवा में वो जो वैल्यू बताएगा वो हम मान लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल आपको बताता हूं, वो क्या कर सकता है, उसको भी एज्यूम करना है कि ये सामान इसी क्वालिटी का, ऐसा ही सब कुछ सेम टाइम पर सेम पोर्ट पर ये सामान आए तो लगभग कितने का पड़ेगा। तो कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, आर्बिट्रेरी कंसिडरेशंस नहीं की जा सकती हैं। ये है रूल नंबर 9, राइट। तो इनमें से किसी ना किसी के थ्रू तो वो वैल्यू कैलकुलेट कर ही लेगा। यस, दिस इज द वे। देन वी हैव रूल नंबर, इसके बाद है हमारा रूल नंबर 9 के बाद ये आपका वैल्यूएशन खत्म हुआ। उसके बाद है फाइनली, उसके बाद फाइनली जो है वो पार्ट है आपका कि जो हमने टैक्सेस पे करने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उनका डिनोमिनेशन क्या होना चाहिए, उनका डिनोमिनेशन क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। एग्जाम्पल, मान लो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी है 35 रुपीज 30 पैसे की, 35 रुपीज 30 पैसा, तो मुझे 35 देना है, 30 पैसा नहीं देना। उसका रूल क्या होता है, अगर आपकी इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी 50 पैसे या उससे ज्यादा है तो नेक्स्ट मल्टीपल 1 का, और अगर 50 पैसे से कम है तो प्रीवियस मल्टीपल 1 का। तो अगर स्क्रीन देखिएगा, ये देखिए 1 के मल्टीपल में आपको पेमेंट करना है। अगर ड्यूटी बनी, पहले रूल क्या है, इफ इट इज लेस देन 50 पैसा then we have to ignore this. If it is greater than equal to 50 paisa, next multiple of ₹1। जैसे अगर टैक्स बना 34 रुपया 30 पैसा तो कितना देना है, 34 रुपया। अगर टैक्स बना 34 रुपया 49 पैसा 49 पैसा तो कितना देना है, अगेन 34। अगर बना 34 रुपया 50 पैसा तो कितना देना है, 35 1 के मल्टीपल में। अगर बना 34 रुपया 99 पैसे तो कितना देना है, अगेन 35। आई होप यू आर क्लियर विद दिस एग्जाम्पल। यस, एनी डाउट टू एनीवन, बताइए किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो। You can write in the chat box if you have any doubt. बच्चे अनिष्ट मिश्रा कह रहे हैं जो भी मैं लिख रहा हूं वो विजिबल नहीं है। क्या स्क्रीन शो नहीं हो रही है? Is this screen visible or no? Yes, my question is my screen visible to you? FOB का मतलब होता है बच्चे फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन बोर्ड। बच्चे स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन इज विजिबल, you must have lost your data connection. Right, it is visible, that's clear. Right, thank you dear students. Now let us move to a new chapter, that is baggage. The new chapter, the name of the chapter is baggage. What is this baggage? The question is,
ये बैगेज होता क्या है एंड व्हाई वी नीड टू स्टडी द चैप्टर बैगेज। बैगेज की जब हम बात करते हैं चैप्टर बैगेज की, बैगेज का मतलब है जब हम विदेश गए हैं तो विदेश से आए, आते हुए हम अपने साथ कुछ सामान भी लेकर के आए हैं, वो जो हम सामान लेकर के आए हैं क्या उस पर टैक्सेस लगेगा, ये क्वेश्चन है। नॉर्मली इंपोर्ट की कहानी बिल्कुल अलग है, मैंने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्ट किया था, वो बिल्कुल अलग कहानी। अब मैं बात कर रहा हूँ बैगेज की। बैगेज का मतलब है मैं विदेश घूमने चला गया, दुबई गया, दुबई से 10 ग्राम सोना में ले आया हूँ, गोल्ड ले आया हूँ, क्या उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी? या मैं दुबई से अपने रिश्तेदारों के लिए, रिलेटिव्स के लिए कुछ गिफ्ट खरीद लाया हूँ, उनके लिए बुर्ज खलीफा का कुछ 15 स्टैचू ले आया हूँ, साथ में कुछ परफ्यूम ले आया हूँ अच्छे उनको गिफ्ट करने के लिए अपने रिलेटिव्स को, दोस्तों को, क्या उस पर भी कस्टम ड्यूटी लगेगी, ये क्वेश्चन है। तो इसका जवाब देता है ये चैप्टर बैगेज। बैगेज एक्चुअल में बताता है कि आप क्या ला सकते हैं, कितने अमाउंट का सामान ला सकते हैं जब आप विदेश जाते हैं, कितने का नहीं ला सकते हैं, इन सभी सवालों का जवाब देता है ये चैप्टर बैगेज। तो बैगेज का मतलब क्या है, एक तरह से लगेज। बैगेज का मतलब क्या है, लगेज। लगेज मतलब जब हम विदेश गए हैं तो अपने साथ जो अटैची लेकर के आए हैं, बैग लेकर के आए हैं, जो ब्रीफ केस लेकर के आए हैं, उसी को बोलते हैं हम लगेज, राइट। और वही लगेज क्या है, बैगेज। तो बैगेज की टैक्सेबिलिटी क्या होगी, कैसे होगी, इन क्वेश्चंस का जवाब देता है ये चैप्टर बैगेज। अब मैं स्क्रीन पर कुछ लिख रहा हूं, आप वो टेबल साथ साथ नोट कर लें, राइट। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा। चलिए, द चैप्टर इज बैगेज, देन आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। चैप्टर है बैगेज। चैप्टर इज बैगेज। तो बैगेज को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक एग्जम्प्ट, दूसरा नॉट बैगेज, और तीसरा बैगेज। कुछ चीजें जो बैगेज में आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, और कुछ बैगेज से एग्जम्प्ट होंगी, मतलब उन पर टैक्स ही नहीं लगेगा। एग्जम्प्ट क्या क्या होगी, पहला आइटम है वो यूज्ड क्लोथ्स, दूसरा आइटम है वन लैपटॉप। कोई एक लैपटॉप या यूज क्लोथ फुली एग्जम्प्ट है, नो ड्यूटी, कोई ड्यूटी चार्ज नहीं होगी किसी भी तरीके से। आप विदेश जाते हैं और ये ले आते हैं, बैगेज की डेफिनेशन में काउंट नहीं होता। क्या क्या काउंट नहीं होता बैगेज की डेफिनेशन में? सबसे पहला मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल काउंट नहीं होता। दूसरा क्या काउंट नहीं होता, लिकर, लिकर बियॉन्ड 2 लीटर्स, 2 लीटर से जितनी ज्यादा है वो काउंट नहीं होती, अदरवाइज काउंट होती है। कुरियर, कुरियर जो है वो काउंट नहीं होता, ये नॉट बैगेज का केस है। इसका मतलब दैट इज नॉर्मल कस्टम ड्यूटी will be applicable। और बैगेज में अगर कोई चीज काउंट हो जाए तो क्या होगा,
तो फर्दर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है बैगेज को। एक है बोनाफाइड, दूसरा है नॉन बोनाफाइड। एक है बोनाफाइड एंड द सेकंड वन इज नॉन बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब क्या होता है और नॉन बोनाफाइड का मतलब क्या होता है? बोनाफाइड का मतलब है GFA इज एप्लीकेबल। ये GFA क्या होता है? आई विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस टेबल एंड beyond GFA and beyond GFA, tax is levied, टैक्स लगाया जाता है at the rate 38.5%, राइट। और अगर कोई नॉन बोनाफाइड में है तो इसके लिए हम देखते हैं एनेक्स्चर 1। एनेक्स्चर 1 में ये कहानी लिखी हुई है। एनेक्स्चर 1, जस्ट अ मिनट जी। एनेक्स्चर 1 में ये बात लिखी हुई है नॉट पैकेज की, मतलब GFA is not applicable. GFA is, ये एप्लीकेशन लिखती है, इट शुड बी एप्लीकेबल। एप्लीकेबल होना चाहिए। GFA is not applicable and directly tax at the rate 38.5%, राइट। मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूं सो दैट यू कैन सी दिस। राइट, तो बैगेज जो है वो एग्जम्प्ट है या बैगेज नहीं है या बैगेज है। अब ये बैगेज एक्चुअल में पढ़ना क्यों है, क्या बेनिफिट है, ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मली सरकार कहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है, आप जब एक बार विदेश जाते हैं तो 50,000 रुपए तक का सामान ला सकते हैं। इस 50,000 की लिमिट को बोलते हैं GFA, दैट इज जनरल फ्री अलाउंस। इस 50,000 की लिमिट को ही हम बोलते हैं क्या? GFA, दैट इज जनरल फ्री अलाउंस। तो GFA क्या होता है? कितना? लगभग 50,000 रुपया तक का सामान हम फ्री में इंडिया में लेकर के आ सकते हैं विदेश से, ये GFA है। और अगर 50,000 से ज्यादा ले आए तो जितना ज्यादा है उस पर आपको सिर्फ 38.5% का टैक्स पे करना है। नाउ द क्वेश्चन राइजेस, ये 38.5% आया कैसे? बच्चे, बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है 35% की, और आपको पता है इसके ऊपर 10% का सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है 3.5%, and this total comes out to be 38.5%, right? अलग अलग ड्यूटियों का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय अलग अलग ड्यूटियां होंगी? अलग अलग ड्यूटीज का मतलब है कि बहुत सारी ड्यूटियां, उसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, इंटीग्रेटेड जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी,
काउंटर वेलिंग ड्यूटी अंडर सेक्शन 313335, NCCD नेशनल कैलेमिटी एंड कॉन्टिजेंट ड्यूटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, तो ये सारी ड्यूटियां इनमें से कोई भी चार्ज की जा सकती है, कोई भी ड्यूटी चार्ज की जा सकती है। पर अगर उसको बैगेज में ले आए तो सारी नहीं लगेंगी, सिर्फ फिक्स्ड है, सोचना ही नहीं है कितना ड्यूटी, 38.5% टैक्स पे करें और घर ले आए सामान। तो 38.5% जो टैक्सेस आप पे करते हैं वो कंपैरेटिवली बहुत कम है और बहुत ही सिंपल मेथड है। जो सामान लाए हैं उसका 38.5%, राइट, ये पार्ट है। तो जो भी हम सामान लाए उसका कितना परसेंट, 38.5% का आपको टैक्स पे करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो हमने सामान इंपोर्ट किया है उस पर, राइट, ये कहानी है। अब इसका 38.5% हम टैक्स पे करें और सामान घर पर ले आए। अब क्वेश्चन है बैगेज का मतलब क्या होता है, पर इसमें एक छोटा सा पार्ट है, अब वो टेबल देखते हैं हम, राइट, just a minute, it is opening the screen, just a minute, yes, here it is, this is what we have started today. ये रहा, यस, सिर्फ 38 है। अब देखिए, अब इस बैगेज को समझ लेते हैं। सरकार ने कहा कुछ चीजें एग्जाम्प्ट हैं। क्या एग्जाम्प्ट है? सबसे पहला एग्जाम्प्ट क्या है, यूज्ड क्लोथ्स एंड 1 लैपटॉप। यूज्ड क्लोथ खरीदने, तो क्या हमें पुराने कपड़े खरीदने हैं विदेश में तो वो एग्जाम्प्ट रहेंगे? आंसर इज नो। यूज्ड क्लोथ का मतलब आप कपड़े खरीद लें, नए कपड़े, और उनका टैग हटा दें, उनका डब्बा पैकिंग मटेरियल हटा दें, उनको वहीं विदेश में पहन लें, तो वो यूज्ड क्लोथ हो जाएंगे। तो यूज्ड क्लोथ हो कर गए तो उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। एक्चुअली में गवर्नमेंट का मोटिव क्या है? गवर्नमेंट का मोटिव ये है कि जो आप कपड़े विदेश में खरीदते हैं वो इंडिया सेल पर्पस के लिए आप नहीं लेकर के आ रहे। मान लो 10 जोड़ी कोई कपड़े खरीद ले और वो इंडिया में ला करके बेचने लगे, तो बेचेगा कब? जब वो पैक्ड होगा, टैग लगा होगा। तो सरकार ने कहा नहीं, टैग भी नहीं होना चाहिए, पैकिंग मटेरियल नहीं हो, यूज क्लोथ होंगे तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और एक लैपटॉप फुली एग्जाम्प्ट है। ये सब पर पर्सन है, ये सब क्या है? पर पर्सन, नॉट बैगेज। कुछ चीजें बैगेज में आएगा ही नहीं। क्या क्या नहीं आएगा? गाड़ी नहीं आएगी। मतलब अगर कोई बंदा गाड़ी में खुद बैठ करके आ जाए और उस गाड़ी को शिप में रख ले और कहे जी ये बैगेज है, इस पर सिर्फ 38% का टैक्स लो, 38.5 का। सरकार ने कहा नहीं, हम क्लियरली लिख देते हैं मोटर व्हीकल बैगेज की डेफिनेशन से बाहर है। तो इसका मतलब बाहर होगा तो क्या हुआ? नॉर्मल ड्यूटियां जितनी हैं सब लगेंगी, और वो ड्यूटियां बहुत हैवी होती हैं। हो सकता है गाड़ी इंपोर्ट करने पर 20 लाख रुपए की आप गाड़ी इंपोर्ट करें और 20 लाख रुपए के ही टैक्सेस पे करने पड़े, 100% टैक्सेस सभी मिला करके। तो इतनी हैवी ड्यूटी है। और को अगर बैगेज में आ जाती गाड़ी तो सिर्फ 38.5 का। तो सरकार ने साफ साफ लिख दिया बैगेज नहीं माना जाएगा। नहीं मानेंगे तो क्या होगा? नॉर्मल ड्यूटियां चार्ज होंगी। लिकर है बियॉन्ड 2 लीटर्स, 2 लीटर से ज्यादा लिकर जो है वो बैगेज का हिस्सा नहीं है, सारी कस्टम ड्यूटियां लगेंगे फिर तो। पर 2 लीटर तक है तो बैगेज में आएगा, जीएफए में आएगा, एग्जम्प्ट हो सकता है। कुरियर है वो बिल्कुल सेपरेट केस होता है कुरियर का, राइट। देन बैगेज, बैगेज में कुछ बोनाफाइड है, कुछ नॉन बोनाफाइड है। बोनाफाइड मतलब बोनाफाइड का एक्चुअल मतलब होता है विद गुड फेथ, नॉन बोनाफाइड गुड फेथ मिसिंग है। अब एक्चुअल में जैसे पिस्टल है, बंदूक, गन है, कोई गन ले आए तो वो एनेक्स्चर 1 है। एनेक्स्चर 1 क्या होता है? एक पेज है, उस पेज पे कुछ आइटम लिखी हैं, उसको बोलते हैं नॉन बोनाफाइड। तो बोनाफाइड का मतलब क्या हो गया? कुछ चीजें
जो 50,000 तक में काउंट होंगी और एग्जाम्प्ट भी हो जाएंगी। तो अगर मान लेते हैं मैं विदेश गया और वहां से कोई अपने लिए टाइपराइटर परचेज कर लाया 70,000 रुपए का, 70,000 का, मैंने आपको अभी बताया लगभग 50,000 रुपया जीएफए माना जाता है। तो 50,000 रुपया एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बचेगा कितना 70 में से 20,000। इस 20,000 पर 38.5% की ड्यूटियां पे करनी पड़ेंगी, टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं बोनाफाइड जीएफए है ये, क्योंकि राइट। अब कोई पिस्टल लेकर के आ गया, कोई बंदूक ले आया, वो एनेक्स्चर 1 में लिखी हुई है, तो वो नॉन बोनाफाइड है। तो जो आइटम्स एनेक्स्चर 1 में है वो नॉन बोनाफाइड है, जीएफए नहीं मिलेगा आपको। सीधा मान लीजिए किसी ने बंदूक खरीद ली 40,000 रुपए की, तो सीधा 40,000 रुपए का 38.5% आपको टैक्सेस पे करने हैं। यह है नॉन बोनाफाइड, राइट। सो बैगेज बोनाफाइड, नॉन बोनाफाइड। बोनाफाइड में जीएफए is applicable and beyond GFA general free allowance कितना मिलता है? लगभग 50,000, वो एग्जाम्प्ट है 50,000 तक। over and above 50,000 tax is levied at the rate 38.5%. if the case is non bona fide, then annexure 1 we have to refer. GFA limit is not applicable and directly tax at the rate 38.5%. It is not the direct tax. Directly tax at the rate 38.5%. Right? तो ये बैगेज की कहानी है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या बैगेज कुछ समझ आया? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? जो अभी तक हमने किया है इसमें कोई डाउट है तो बताइए आप। If there is anything which is unclear, which you are not able to understand, I am here to explain the things. I am here to explain the concepts. A PDF, Raul, I don't have you, and I cannot provide the PDF as such, right? FAS is free alongside. Offline, online, both are going at the same pace. The question is where we can see the annexure 1. It is there in the book. Annexure 1 is there, and I'll read out the items which are there in annexure 1. BCD is basic custom duty, Vanshika. BCD is basic custom duty, right? So let us move ahead then. देखिएगा अब क्या होता है. What is this red channel and green channel? I am explaining. What topic we are going to discuss is red and green channel. Red and green channel. ये होता क्या है? रेड चैनल क्या होता है, ग्रीन चैनल क्या होता है, राइट? ये देखिएगा, ये कोई एरोप्लेन यहां पर उतरा है, कोई फ्लाइट यहां पर लैंड की है दिल्ली एयरपोर्ट पर। जब ये दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड करती है तो क्या करते हैं, आपको एक गैलरी में से लेकर के आते हैं, यहां ले आए और ये एयरपोर्ट के मेन हिस्से पर आप आ गए हैं। यहां पर क्या होता है, दो रूम टाइप बने होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, जो ये यहां से भी ओपन है, यहां से भी ओपन, यहां से भी ओपन, यहां से भी ओपन, ये ओपन है। अब आपकी मर्जी है, या तो यहां से आ जाओ या यहां से आ जाओ। अब ये जो कलर होता है, एक सेकंड रुकिएगा, 11:30 से 1,
ये जो है ये होता है रेड चैनल। ये इसमें रेड कारपेट बिछा होता है रियलिटी में, दीवारें थोड़ी लाल कलर की दिखेंगी, रेड कारपेट आपको दिखेगा ये। और दूसरा होता है ग्रीन चैनल, दूसरा होता है ग्रीन चैनल। ये आपकी मर्जी, आप कहीं से निकल जाइए, ये ग्रीन चैनल है। फ्रॉम वेयर एवर यू वॉन्ट टू मूव यू कैन मूव। अब क्वेश्चन राइज होता है जी रेड चैनल ग्रीन चैनल का मतलब क्या होता है। तो एक एरोप्लेन है, एयरप्लेन लैंड किया दिल्ली इंटरनेशनल जो हमारा एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पर लैंड किया आपका एरोप्लेन। एयरप्लेन यहाँ लैंड करते ही आपको एक गैलरी में से लेकर के आते हैं और यहाँ से आपकी मर्जी है, या तो यहाँ से निकल जाइए, यहाँ से निकल जाइए, कहीं से निकल जाए। रेड चैनल का मतलब होता है कि आपके पास ऐसा कोई सामान है जिस पर टैक्स लगेगा। रेड चैनल का मतलब क्या है कि विदेश आप गए हैं और वहां से कुछ ऐसा सामान लेकर के पक्का आए हैं जिस पर कोई टैक्स लगेगा। यहाँ पर फॉर्म रखे होते हैं, बॉक्स बने होते हैं, टेबल चेयर होती हैं, वो फॉर्म भरें कि आपके पास इतना सामान है, इस पर ये ड्यूटी लगती है, इतना टैक्सेस लगता है, वो टैक्सेस पे करें और अपने यहाँ से आए और घर चले जाएं। ग्रीन चैनल का मतलब है सेल्फ डिक्लेरेशन कि जी मेरे पास ऐसा कोई सामान नहीं है जिस पर कोई ड्यूटी लगती हो टैक्सेस पे करने। ग्रीन चैनल का मतलब ये होता है। तो व्हाट इज मेंट बाय ग्रीन चैनल? ग्रीन चैनल का मतलब ये है कि हमारे पास ऐसा कोई आइटम सामान नहीं है जिस पर कोई टैक्सेस ड्यूटीज पे होती हों। जो भी लोग विदेश से आते हैं नॉर्मली सभी ग्रीन से ही आते हैं, रेड से कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। जैसे ही आप ग्रीन चैनल से बाहर निकलेंगे, ये देखें आप, ये 5 ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर जिसे बोलते हैं, ये यहाँ पर खड़े रहते हैं, 5 कस्टम ऑफिसर। ये पांचों कस्टम ऑफिसर क्या करते हैं, जो भी ग्रीन चैनल से निकल रहा है, एक फ्लाइट में लगभग 200-300 बंदा होता है, 200-300 पीपल होते हैं, उन सभी की आंखों में ये पांचों ऑफिसर देखते रहते हैं। साथ में इनके साथ 1-2 स्नीफर डॉग भी रहते हैं। जो पैसेंजर जो बैग लेकर के आया है, स्नीफर डॉग उन बैग्स को सूंघते रहते हैं कि उसमें कोई ड्रग्स तो नहीं है। और अगर कोई पर्सन ऐसा सामान लेकर के आया जिस पर टैक्स लगता है और वो यहां से निकलने लगा और कस्टम ऑफिसर ने उसको देख लिया, तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी पैसेंजर की। जैसे ही हार्ट बीट बढ़ेगी, ये कस्टम ऑफिसर उसको पहचान लेंगे, उस पर्सन को कहेंगे आप अभी यहीं रुकिए, यहीं खड़े हो जाइए, आप नहीं जा सकते। फिर बाकी सब निकलते रहेंगे। एक और आया पीछे से, उसको भी कहेंगे आप यहीं खड़े हो जाइए, आप अभी नहीं जा सकते। फिर इन सबको निकलने दिया जाता है आराम से। क्या एक एक की चेकिंग होगी? नहीं, कोई चेकिंग नहीं होगी। रेंडमली जिस पर डाउट हुआ उसको पकड़ लेंगे, बस, और कुछ नहीं करेंगे। जिस पर भी डाउट हुआ रेंडमली उसको पकड़ लिया जाता है, बाकी सब आराम से निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने क्या करेंगे, यहां से कोई आ रहा है, उसको 2 लोगों को पकड़ लिया, बाकी सब निकल गए। इन 2 को नहीं छोड़ेंगे, इनका पर्सनल चेकिंग, इनके लगेज की चेकिंग, इनके बैग्स की चेकिंग, एक एक चीज चेक कर लेंगे अगर इनको डाउट हो रहा है तो। जितने आपने केसेस सुने होंगे इंडिया में कि नाइजीरिया से या फला फला कंट्री से या एबीसी कंट्री से एक बंदे को एयरपोर्ट पर पकड़ लिया ड्रग्स के साथ, वो कैसे पकड़ा? जिसके पास ड्रग्स है, क्या वो रेड चैनल से जाएगा क्या? पहला क्वेश्चन, आंसर इज नो। वो कहां से जाएगा? ग्रीन चैनल से। और जैसे ही वो ग्रीन चैनल से निकलने की कोशिश करेगा, वो पर्सन जैसे ही ग्रीन चैनल से निकलने की कोशिश करेगा, वैसे ही क्या होगा, कस्टम ऑफिसर उसकी हार्ट बीट बढ़ेगी, उसको साइड में बुला लेगा, फिर उसकी डिटेल चेकिंग की जाएगी और उसको पकड़ लिया जाएगा। फिर उसको अरेस्ट कर लेंगे, फिर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट आ जाएगा, कस्टम डिपार्टमेंट, सब मिलकर के उसके ऊपर केस लगाएंगे और पर्सन को जेल भेज दिया जाएगा। ये रियलिटी है। तो हमेशा जब हम विदेश जाते हैं तो हमें देखना चाहिए कि हमारे पास जो सामान है
उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो रेड चैनल से आना चाहिए। कोई पर्सन ये कह दे जी मुझे कानून नहीं पता था, मुझे लॉ नहीं पता था, ये कोई लॉ में, किसी भी लॉ में कोई एक्सक्यूज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप रेड लाइट तोड़ देते हैं, रेड लाइट क्रॉस कर लेते हैं, सामने पुलिसमैन आपको पकड़ लेते हैं, ट्रैफिक पुलिस, और आप कहें जी मुझे कानून नहीं पता था, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है किसी भी तरीके का। तो आपको 100% पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, आप उससे बच नहीं सकते हैं, राइट। तो ये रेड चैनल, ग्रीन चैनल ये होता है जी। तो ये खुद डिक्लेरेशन, अब ये रेड चैनल ग्रीन चैनल एक्चुअली में क्या होता है, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं उसमें, तो जब आप रास्ते में होते हैं, बीच में फ्लाइट में ही एयर हॉस्टेस आपको फॉर्म दे देती हैं। एयर हॉस्टेस आपको बीच में ही, फ्लाइट के बीच में ही फॉर्म दे देती हैं, ये रेड चैनल से जो लोग आना चाहते हैं कि आपका टाइम ना वेस्ट हो, आप फॉर्म फ्लाइट में ही भर लें कि अगर किसी के पास कोई ड्यूटी है तो टैक्सेस पे करने के लिए फॉर्म आप रास्ते में ही, एयरप्लेन में ही भर लें आप फॉर्म। मैनुअली भरने की, नॉर्मली कि लैंड करके रेड चैनल में बैठ करके चेयर्स पर, टेबल पर तब भरें, वो जरूरत आजकल नहीं पड़ती। ग्रीन चैनल से आए, कस्टम ऑफिसर खड़े रहेंगे टू आइडेंटिफाई कौन ऐसा पर्सन है जिसको पसीने आ गए हैं कस्टम ऑफिसर को देख करके। अगर जरा से भी पसीने आ गए और हार्ट बीट बढ़ गई तो कस्टम ऑफिसर आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये पर्सन कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है, उसको साइड बुला लेते हैं जब तक सब पैसेंजर नहीं निकल जाएंगे, फिर बाद में उसकी पूरी डिटेल चेकिंग की जाएगी और कुछ निकल गया तो उसको ले जाया जाता है, राइट। देन अब ये जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज है, ये फरवरी 2018 से लगना स्टार्ट हुआ है। उससे पहले सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस, SHEC ये लगते थे, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन एक और अराइज होता है। क्या अराइज होता है, एक पर्सन है ABC कंट्री का, उस कंट्री में ड्रग्स अलाउड है, वो ड्रग्स जो इंडिया में अलाउड नहीं है। ABC कंट्री का एक पर्सन है, उसकी कंट्री में ड्रग्स जो है वो बिल्कुल ओपनली अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो ड्रग्स इंडिया में अलाउड नहीं है। अब क्या करें, ये क्वेश्चन है। तो क्या पेनल्टी लगा दें, क्वेश्चन है, क्या पेनल्टी लगा दें, क्या उसको पकड़ लें, जेल में रख दें? नहीं। अगर वो ईमानदार है तो हमारे पास प्रोविजन है, और वो प्रोविजन क्या है, हम क्या करेंगे, हम उस पर्सन को, वो जो पर्सन है ईमानदारी से रेड चैनल से आए और कस्टम ऑफिसर को बता दे जी मेरे पास ये ड्रग्स हैं जो इंडिया में अलाउड नहीं है, तो क्या करेगा कस्टम ऑफिसर, टेम्परेरी उन ड्रग्स को अपने पास रख लेगा। जब वो पर्सन इंडिया छोड़ के जाएगा तब उस पर्सन को वो ड्रग्स हैंडओवर कर दिए जाएंगे। रीजन बीइंग, अगर हम उसको ये कह दें कि आपके पास ड्रग्स है और आपको इंडिया में ही घुसने नहीं दिया जाएगा तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी, जब वो इंडिया में जाएगा ही नहीं तो फॉरेन रिजर्व कहां से आएगा, जब वो इंडिया आएगा ही नहीं टूरिज्म कहां से बढ़ेगा, ये प्रॉब्लम है। तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा रूल बनाया गया है। ये रूल क्या है कि भाई आप एयरपोर्ट पर ही, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो कस्टम ऑफिसर उसको चुपचाप बता दें कि मेरे पास ये ड्रग्स है जो इंडिया में अलाउ नहीं है, आप ये ड्रग्स रख लें, और जब मैं इंडिया से जाऊंगा तो ये ड्रग्स ले जाऊंगा। बहुत अच्छा टेक्निक है। पर अगर वो पर्सन वो ड्रग्स इंडिया में भूल गया तो क्या करें, जाते हुए उसको याद नहीं रहा ड्रग्स लेने, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कानून बनाया है, ये रूल बनाया है कि कस्टम ऑफिसर की जिम्मेदारी है जिस कंट्री से वो बिलोंग करता है उस कंट्री में उसके घर तक वो ड्रग्स पहुंचाए जाएंगे। ये तो बड़ा डिफिकल्ट काम है क्या? आंसर इज नो। बहुत ही आसान काम है। आसान कैसे? ये फ्लाइट तो डेली आती जाती है, तो पायलट को दे दिया जाए भाई आप फला फला कंट्री में जा रहे हैं, आप वहां पर एयरपोर्ट पर
हमारी इंडियन एम्बेसी का कोई बंदा मिलेगा, उसको हैंडओवर कर दें आप, ये एम्बेसी को हैंडओवर कर दिया जाएगा। एम्बेसीज के रीजनल ऑफिसेज होते हैं, वहां तक सामान पहुंचा दिया जाएगा उस कंट्री में। वो रीजनल ऑफिस वाले उस बंदे के घर तक वो सामान दे आएंगे। उससे क्या होगा, उससे वो बहुत खुश होगा पर्सन। जब बहुत खुश होगा तो क्या करेगा, तो इंडिया की तारीफ करेगा, इंडिया दोबारा विजिट करेगा, फॉरेन रिजर्व इंडिया में आएगा, टूरिज्म इंडिया का बढ़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कानून बनाया है। इसको टेम्परेरी डिटेंशन ऑफ बैगेज का रूल है, सेक्शन 80 के अंदर ये पार्ट काउंट किया जाता है। अब बैगेज रूल्स अलग अलग तरीके के हैं, बैगेज रूल्स जो हैं वो अलग अलग हैं। अब हम बैगेज रूल्स, सबसे पहला है जीएफए, दैट इज जनरल ड्यूटी फ्री अलाउंस। जनरल ड्यूटी फ्री अलाउंस, जब हम जीएफए की बात करते हैं तो अलग अलग देशों से अलग अलग केसेस हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला केस है, अगर कोई पर्सन इंडिया का ही है और विदेश घूमने गया, तब इंडिया घूम करके आ रहा है, जैसे मैं गया विदेश, दुबई गया और वहां से आ रहा हूं, तो पहला रूल मेरे लिए है। तो पहला रूल एप्लीकेबल नहीं होता नेपाल, भूटान, म्यांमार पर। कहां एप्लीकेबल नहीं होता जी, नेपाल, भूटान और म्यांमार, इन तीनों पर एप्लीकेबल नहीं है ये। नेपाल, भूटान, म्यांमार को छोड़ करके अगर मैं कहीं जाऊं फिर आऊं, तो मैं 50,000 रुपए तक का सामान लेकर के आ सकता हूं। सिर्फ 50,000 का नहीं है, इसके अलावा दो चीजें और एग्जम्प्ट है। एक है यूज्ड क्लॉथ, वो फुली एग्जम्प्ट है, कपड़े, पुराने कपड़े फुली एग्जम्प्ट। और दूसरा क्या एग्जम्प्ट है, ट्रेवल सॉवनीर। ट्रेवल सॉवनीर जो है वो भी फुली एग्जम्प्ट है। व्हाट इज मेंट बाय ट्रेवल सॉवनीर? ट्रेवल सॉवनीर का मतलब होता है वहां की यादगार। तो मैं, अगर मान लीजिए मैं पेरिस घूमने गया, तो वहां पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, तो मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी की कुछ मूर्तियां वहां से ले आया अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट करने के लिए। मुझे वहां की चॉकलेट बहुत अच्छी लगी, 100 पीसेस में चॉकलेट ले आया देने के लिए अपने रिश्तेदारों को। मुझे वहां अम्ब्रेला बहुत अच्छा लगा, मैं कुछ अम्ब्रेलाज ले आया, ये ट्रेवल सॉवनीर है। कोई डायरी में वहां से ले आया, बहुत अच्छी लगी मुझे, ये ट्रेवल सॉवनीर है। ट्रेवल सॉवनीर फुली एग्जम्प्ट। इसके अलावा जनरल फ्री अलाउंस भी मुझे मिलेगा, और वो जनरल फ्री अलाउंस कितने का होगा, 50,000 रुपए का होगा। तो 50,000 तक का जीएफए अलाउड है, साथ में यूज्ड क्लोथ और ट्रेवल सॉवनीर ये भी अलाउड है। जो पर्सनल इफेक्ट की चीजें हैं, क्लोथ वगैरह, ये अलाउड, और साथ में ट्रेवल सॉवनीर और जीएफए 50,000 का। एक विदेशी है, वो इंडिया घूमने आ रहा है, क्या वो अपने साथ सामान ला सकता है, ये क्वेश्चन। बच्चे, जो पर्सनल इफेक्ट की चीजें हैं वो लेकर के आ सकता है, ट्रेवल सॉवनीर लेकर के आ सकता है, और वो नया सामान 15,000 रुपए तक का लेकर के आ सकता है। पर कंडीशन, नेपाल, भूटान, म्यांमार यहां से नहीं आना चाहिए। नेपाल, भूटान, म्यांमार से नहीं आना चाहिए। नेपाल, भूटान, म्यांमार के अलावा कहीं और से अगर पर्सन आ रहा है तो वो 15,000 रुपए का सामान ला सकता है। पर 15,000 का कब केस है, जब वो फॉरेनर हो। कोई इंडिया में आए घूम के तो 50,000 रुपए का, फॉरेनर इंडिया में आए तो 15,000 रुपए का सामान। और इन दोनों ही केसेस में नेपाल, भूटान और म्यांमार, इन तीन को आप कंसीडर नहीं कर सकते हैं, राइट। और एक लास्ट केस है, अगर नेपाल, भूटान, म्यांमार से आप आ रहे हैं, कौन, कोई भी मतलब इंडियन हो या फॉरेनर हो, तो क्या होगा, तो ट्रेवल सॉवनीर और पर्सनल इफेक्ट की चीजें आप ला सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन उठता है इसमें, आप आएंगे कैसे, ये सवाल पूछ रही है सरकार। अगर आप रोड से आएंगे तो आप कुछ भी नहीं ला सकते। ट्रेवल सॉवनीर और पर्सनल इफेक्ट की चीजों के अलावा अगर आप रोड से आ रहे हैं, वाया रोड, तो आप कुछ भी नहीं ला सकते हैं। और अगर आप आ रहे हैं वाया एयरप्लेन, तो ही आप सिर्फ 15,000 रुपए का सामान ला सकते हैं, आप कोई भी हो।
चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जीएफए को। वो 3 पार्ट्स क्या है? कोई इंडियन आए इंडिया में वापस घूम फिर के तो 50,000 रुपए का सामान ला सकता है। नेपाल, भूटान, म्यांमार से नहीं आना चाहिए, घूमने वहां नहीं जाना है। विदेशी आए अगेन नेपाल, भूटान, म्यांमार को छोड़ करके आएगा तो वो 15,000 रुपए का सामान ला सकता है। तीसरा केस, नेपाल, भूटान, म्यांमार से कोई भी आ रहा हो तो कैसे आ रहा है? वाया रोड आ रहा है या वाया एयरप्लेन आ रहा है? अगर वाया रोड आएगा तो कुछ भी नहीं ला सकते, वाया एयरप्लेन आएगा तो 15,000 रुपए का सामान ला सकते हैं। ये है जनरल ड्यूटी फ्री अलाउंस। ये क्या है? जीएफए, जनरल ड्यूटी फ्री अलाउंस कह लें, से जनरल फ्री अलाउंस कह लें, कुछ भी कह दें, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट। नेक्स्ट केस है ज्वेलरी अलाउंस। नेक्स्ट केस है ज्वेलरी अलाउंस। ज्वेलरी अलाउंस क्या कहता है? अगर कोई पैसेंजर, अगर कोई पर्सन 1 साल से ज्यादा इंडिया के बाहर रहा है फिर इंडिया आ रहा है तो ये रूल एप्लीकेबल है। कोई एक पर्सन इंडिया के बाहर 1 साल से ज्यादा रहा है तो ये रूल एप्लीकेबल है। और वो रूल क्या है? अगर वो मेल है तो 20 ग्राम सोना, 20 ग्राम्स ज्वेलरी, 50,000 रुपए तक की वैल्यू में वो लेकर के आ सकते हैं, फ्री होगा। दूसरा, अगर वो फीमेल है तो 40 ग्राम ज्वेलरी सब्जेक्ट टू सीलिंग ऑफ 1 लाख लेकर के आ सकते हैं, फ्री रहेगा, कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। तो मेल के केस में कितना है? 20 ग्राम, और फाइनेंशियल लिमिट है कितनी? 50,000। फीमेल के केस में 40 ग्राम, फाइनेंशियल लिमिट कितनी? 1 लाख, इतना ला सकते हैं। एग्जाम्पल बताता हूं। एक पर्सन 10 ग्राम सोना लेकर के आया है और 10 ग्राम सोने की कीमत है 52,000। 10 ग्राम सोना कितने का? 52,000 का। तो पर मैक्सिमम लिमिट तो 50,000 तक की है सोने की, तो 50,000 रुपए एग्जाम। बाकी जो ओवर एंड अबव है उस पर आपको टैक्सेस, ड्यूटियां पे करनी पड़ेंगी 38.5% के हिसाब से। दूसरा एग्जांपल बताता हूं। कोई 24 ग्राम सोना ले आया है, 24 ग्राम सोना लेकर के आया है 48,000 का, क्या फुली एग्जम्प्ट हो जाएगा? आंसर इज नो। 24 ग्राम सोना अगर 48,000 रुपए का है तो 20 ग्राम सोने की लिमिट होती है 50,000 रुपए तक, दोनों मिला करके। तो 20 ग्राम सोना कितने का पड़ता है? 40,000 का। उसको प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करेंगे हम। 24 ग्राम सोना 48,000 रुपए का, तो इसका मतलब 1 ग्राम सोना कितने का हो गया? 2,000 का। तो 20 ग्राम सोना कितने का हुआ? 40,000 का। तो जो 8,000 रुपए एक्स्ट्रा है उस 8,000 रुपए पर 38.5% का उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये है ज्वेलरी अलाउंस। ये क्या है? ज्वेलरी अलाउंस। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस। ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस। एक पर्सन विदेश में नौकरी करता रहा है, एक पर्सन विदेश में नौकरी करता रहा है। अब नौकरी जब वो विदेश में करता रहा होगा, क्या उसने वहां विदेश में फर्नीचर खरीदा होगा, रेफ्रिजरेटर खरीदा होगा, बेड खरीदा होगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदे होंगे? अब क्या वो घर नहीं ला सकता? ये क्वेश्चन है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस का केस है। अगर कोई पर्सन 3 महीने से कम विदेश में नौकरी की हो और फिर इंडिया आ रहा हो तो आपको कोई फ्री में कुछ भी नहीं आने दिया जाएगा, कोई सामान आप फ्री में नहीं ला सकते हैं। पर अगर आपने 3 महीने से ज्यादा विदेश में नौकरी की हो और 6 महीने तक की हो तो आप 60,000 रुपए का सामान फ्री में लेकर के आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं होगी। बट इसमें एनेक्स्चर मैंने आपको बताया था, एनेक्स्चर है अलग, एनेक्स्चर 1, 2, 3। आप सिर्फ एनेक्स्चर 3 की आइटम ला पाएंगे बस। एनेक्स्चर 3 में क्या लिखा है? जैसे एक टेलीविजन, एक रेफ्रिजरेटर, एक वॉशिंग मशीन, ये आइटम्स लिखी हैं, ये आप लेके इंडिया आ सकते हैं।
तो अगर आपने 3 महीने तक नौकरी की है विदेश में तो कुछ भी सामान फ्री में इंडिया में नहीं आएगा। 3 महीने से 6 महीने तक अगर आपने विदेश में नौकरी की हो तो 60,000 रुपए का सामान आप इंडिया में ला सकते हैं। 6 महीने से 1 साल तक अगर आपने नौकरी की है विदेश में तो 1 लाख रुपए का 1 लाख का आप सामान इंडिया में ला सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी तरीके की कोई समस्या राइज नहीं होगी, राइट। अगर आप 1 साल से 2 साल तक आपने विदेश में नौकरी की है, 1 साल से 2 साल, तो आप सामान 2 लाख रुपए का इंडिया में फ्री में ला सकते हैं। ड्यूरेशन कितना है? 1 साल से 2 साल। और अगर आपने वही 2 साल से ज्यादा नौकरी की है विदेश में तो 5 लाख रुपए का सामान आप इंडिया में फ्री में लेकर के आ सकते हैं, कोई टैक्सेस नहीं लगेंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या रियलिटी में लोग इस लॉ को फॉलो करते हैं क्या? आंसर इज नो। रीजन बीइंग, आप विदेश से सामान लेकर के आओगे, मान लो मैं विदेश में नौकरी करता हूं, जर्मनी में मैं नौकरी करता हूं। जर्मनी में मैंने 6 साल काम किया है, तो वहां मैंने सब कुछ घर का सामान, अप्लायंसेस खरीदे होंगे। 6 साल बाद जब मैं इंडिया आ रहा हूं, क्या वो सामान सब इंडिया ले आऊं? क्वेश्चन ये है। पहली बात तो 6 साल है तो भाई 5 लाख रुपए तक का सामान ला सकता हूं। दूसरी बात, जब उस सामान को मैं जर्मनी से इंडिया में लेकर के आऊंगा तो क्या टैक्सेस नहीं पे लगेंगे? 5 लाख से ज्यादा का सामान होगा, टैक्सेस भी लगेंगे और आने का किराया भी तो लगेगा। अब वो सामान पोर्ट पर आ गया, पोर्ट से दिल्ली लेकर के आऊंगा, उसका किराया लगेगा 2 लाख रुपए। तो कौन ये काम करेगा? तो नॉर्मली हम जब विदेश से इंडिया ट्रांसफर होते हैं तो वहीं पर सामान बेच देते हैं। हम नॉर्मली क्या करते हैं, वहीं पर वो सामान सेल आउट कर देते हैं, वहीं पर बेच करके तब इंडिया हम आ जाते हैं। दूसरा है, अगर करेंसी हम लेकर के आ रहे हैं, तो करेंसी लेकर के आ रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन एक्ट है वो एप्लीकेबल होगा, उसके जो कानून होंगे वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब बैगेज का एक्चुअल मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन है। बैगेज का मतलब क्या होता है? क्या बैगेज में सिर्फ और सिर्फ हमारा सामान आता है क्या? नहीं। अब बैगेज क्या ऐसा होता है, हम अपने साथ जो सामान ला रहे हैं वो बैगेज का हिस्सा है? आंसर इज नो। बैगेज में दोनों चीजें आती हैं। दोनों का मतलब, बैगेज में अकम्पनीड जो हमने अपने साथ लाए हैं वो भी आता है, अनअकम्पनीड भी आता है। अनअकम्पनीड का मतलब है हमारे आने से पहले ही हमारा सामान आ गया या हमारे आने के बाद सामान आया, वो भी बैगेज का हिस्सा है। कभी कभी क्या होता है, विदेश से मैं इंडिया आ रहा हूं और आने से पहले ही मैंने सामान भेज दिया, तो वो भी बैगेज है। कभी मैं आज इंडिया से चला हूं, सामान बहुत ज्यादा मैंने शिप में डाल दिया सामान, तो मैं तो फ्लाइट से 1 दिन में आ जाऊंगा, सामान 10 दिन में आएगा, तो क्या वो बैगेज का हिस्सा नहीं है? वो भी बैगेज का हिस्सा है। तो बैगेज जो है वो सिर्फ अपने साथ लाया हुआ सामान नहीं है, वो हमारे साथ या उसके आगे पीछे हमें से आने से पहले आया हो या बाद में आया हो, वो भी सब बैगेज का हिस्सा ही माना जाता है। अब बैगेज को मानना क्या है, कब सामान आ सकता है? बैगेज जो सामान आ सकता है, हमारे आने से 2 महीना पहले सामान आ सकता है या 1 महीना बाद सामान आ सकता है, तो ये बैगेज का हिस्सा माना जाएगा। 2 महीना पहले हमारे आने से सामान आ जाए वो भी बैगेज का हिस्सा है, 1 महीना बाद सामान आ जाए वो भी बैगेज का हिस्सा है। इक्वली दोनों बैगेज का हिस्सा माने जाते हैं, अनअकम्पनीड बैगेज। अब इसमें गुड्स की डेफिनेशन में क्या क्या कवर होता है, ये क्वेश्चन है। गुड्स की डेफिनेशन में एक्चुअली में कवर क्या क्या होता है, क्या क्या आपको बैगेज मानना है। अब क्या बैगेज, अब मान लो एरोप्लेन है, एयरप्लेन है, शिप है, क्या ये भी गुड्स माना जाता है? वैसे नॉर्मली आंसर इज नो। पर अगर ये खरीदा हो तो बिल्कुल 100% आपको सोचने की जरूरत नहीं है,
फिर वो गुड्स माना जाएगा और सारी कस्टम ड्यूटियां एप्लीकेबल हो जाएंगी। जो क्रू मेंबर्स हैं, कौन से मेंबर्स? क्रू मेंबर। ये क्रू मेंबर क्या होता है? जो स्टाफ होता है शिप में और एयरप्लेन में, शिप और एयरप्लेन में जो स्टाफ होता है उस स्टाफ को हम क्रू बोलते हैं टेक्निकली। तो एयर हॉस्टेस है, राइट? शिप में जो भी स्टाफ है वो सब क्या है? वो सब क्या है? क्रू मेंबर है। तो क्रू मेंबर जो है एक इंडिगो एयरलाइंस है। इंडिगो एयरलाइंस में एक एयर हॉस्टेस काम करती हैं, वो तो डेली आती जाती हैं। तो क्या उनको 50,000 रुपए का सामान लाने दें हर बार? जी नहीं। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो डेली आता जाता है, क्रू है, एज अ क्रू मेंबर है, तो वो आने जाने पर एक बार में 1500 रुपए का सामान ला सकते हैं। कितने का सामान ला सकते हैं? 1500 रुपया। 1500 का सामान वो लेकर के आ सकते हैं, इससे ज्यादा का सामान नहीं ला सकते। और कंडीशन है उस 1500 रुपए में भी, कंडीशन है, क्या कंडीशन है? उस 1500 रुपए में भी टॉफी, चॉकलेट या छोटा मोटा मेकअप का सामान, बस यही वो ला सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। तो क्रू के लिए क्या लिमिट है? 1500 पर ट्रेवल एक तरीके से। और उस 1500 में भी कंडीशन, क्या कंडीशन? सिर्फ कॉस्मेटिक, टॉफी, चॉकलेट्स, बस कन्फेक्शनरी यही ला सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं ला सकते। पर यस, अगर उनका रिटायरमेंट हो रहा है, आज उनका आखिरी दिन है ड्यूटी का, किसी फ्लाइट अटेंडेंट है, कोई एयर हॉस्टेस है, वो एयर हॉस्टेस मान लेते हैं आज उनका आखिरी दिन है ड्यूटी का, तब उनके लिए वो जीएफए वाला रूल एप्लीकेबल होगा और वो 50,000 रुपए तक का सामान वो इंडिया ला पाएंगी। पर कब? जब उनका आखिरी दिन होगा ड्यूटी का, तब वो ये ला पाएंगी। अब अलग अलग एनेक्स्चर है, एनेक्स्चर 1, एनेक्स्चर 2, एनेक्स्चर 3। मैंने आपको बताया था जीएफए वाला जो रूल है वो एनेक्स्चर 1 के लिए नहीं है। एनेक्स्चर 1 में क्या लिखा है? जैसे फायर आर्म्स, आप पिस्टल खरीद लेते हैं, वो पिस्टल काउंट नहीं होगी जीएफए में। डायरेक्टली 38.5% का आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। दूसरा है कार्ट्रिजेस ऑफ फायर आर्म, आप बंदूक की गोलियां खरीद लाए हैं, वो गोलियां भी जीएफए से बाहर हैं। तीसरा है सिगरेट खरीद लाए हैं 100 से ज्यादा, या टोबैको 125 ग्राम से ज्यादा टोबैको है, सिगरेट 100 से ज्यादा है, तो वो जीएफए में काउंट नहीं होगी, वो बिल्कुल भी काउंट नहीं होगी। कोई किसी भी तरीके का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लिक्कर खरीद लाए हैं 2 लीटर से ज्यादा, अगर 2 लीटर से ज्यादा लिक्कर होगी तो वो भी अगेन जीएफए का हिस्सा नहीं है, काउंट नहीं होगी जीएफए में। गोल्ड या सिल्वर खरीद लाए हैं किसी भी फॉर्म में, गोल्ड सिल्वर किसी भी तरीके का जीएफए का हिस्सा नहीं होता अगर आप घूमने गए हैं तो। पर क्या ला सकते हैं एक्चुअल में? ये क्वेश्चन, आंसर इज यस। एग्जांपल, मैं विदेश गया था, विदेश गया और मैंने गोल्ड का ब्रेसलेट खरीद लिया, ब्रेसलेट खरीद करके मैंने वो पहन लिया और वो मैं पहन करके इंडिया आ गया हूं। जब बच्चे मैं उसको पहन करके इंडिया आ जाऊंगा, कस्टम ऑफिसर पूछेगा ये ब्रेसलेट कहाँ से लाए हो, तो मैं कहूंगा जी मैं इंडिया से ही पहन करके गया था, यही वापस ले आया हूं। उसको प्रूव कैसे किया जाएगा कि ये मैंने वहां पर खरीदा है? उसका बिल, पैकिंग मटेरियल मेरे पास नहीं होना चाहिए, तो वो प्रूव नहीं हो पाएगा कि मैंने वो सामान विदेश में खरीदा है। और लोग यही करते भी हैं, जो लोग विदेश जाते हैं विदेश से सामान खरीद लेते हैं और इस तरीके से टैक्स बचा भी लेते हैं। इसके अलावा एक पीस से ज्यादा अगर आप एलसीडी, एलईडी टीवी लेकर के आते हैं तो वो भी जीएफए की लिमिट से बाहर हो जाएगा, जीएफए में काउंट नहीं होगा अगर वो एक पीस से ज्यादा है। और मैंने आपको बताया जब ट्रांसफर हो रहा हो इंडिया में ट्रांसफर हो रहा हो तो सिर्फ
एनेक्चर 3 के आर्टिकल ही आप लेकर के आ सकते हैं। और एनेक्चर 3 में क्या लिखा है, जैसे वीडियो कैसेट, म्यूजिक सिस्टम, एसी, माइक्रोवेव, फैक्स मशीन, डिस्क प्लेयर, फोटोकॉपी मशीन, वॉशिंग मशीन, कुकर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, बस यही सामान ला सकते हैं जो 60,000, 1 लाख, 2 लाख और 5 लाख की लिमिट के अंदर आता था। Yes, is this part clear to all of you? Right. Now the question rises, what are various types of exemptions? Exemptions कितने types की होती हैं, ये question rise होता है। Exemptions जो होती हैं वो 2 types की होती हैं। पहली exemption होती है special exemption, दूसरी होती है general exemption। ये स्पेशल एग्जाम्पशन क्या होती है और जनरल एग्जाम्पशन क्या होती है? व्हाट इज स्पेशल एग्जाम्पशन, व्हाट इज जनरल एग्जाम्पशन? केस बताता हूं आपको। स्पेशल एग्जाम्पशन 2 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कस्टम ड्यूटी से कैसे एग्जाम्पशन मिल सकती है। राइट, देखिएगा क्या केस है। आपको पता होगा सचिन तेंदुलकर को फरारी गिफ्ट मिली थी, इंटरनेशनल बॉडी है, उन्होंने फरारी गिफ्ट की थी सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को फरारी गिफ्ट की गई, वो इंडिया के पोर्ट पर फरारी आ गई। जब वो पोर्ट पर फरारी आ गई तो इम्पैक्ट क्या हुआ उसका? सचिन तेंदुलकर पोर्ट पर लेने गए तो कस्टम ऑफिसर ने कहा जी आपकी 3 करोड़ की फरारी है और 3 करोड़ का इस पर टैक्स लगता है लगभग 100% का, तो आप ये 3 करोड़ रुपया टैक्स जमा करा दें और फरारी ले जाएं। सचिन तेंदुलकर ने कहा जी मुझे फरारी चाहिए ही नहीं। और जैसे ही सचिन तेंदुलकर ने डिनाई किया, लेने गए थे पर टैक्स सुन करके 3 करोड़ का इस पे टैक्स लगेगा सुन करके उन्होंने डिनाई कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। जैसे ही उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए तो क्या हुआ, वो सीधा ये बात सभी न्यूज़पेपर में, सभी मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी में ये आ गया क्या कि सचिन तेंदुलकर ने टैक्स के चलते हुए, इंपोर्ट ड्यूटी के चलते हुए फरारी को डिनाई कर दिया। इससे क्या हुआ, भारत सरकार की बहुत बेइज्जती हुई, इंसल्ट हुई, इंटरनेशनल बेइज्जती कि कंट्री में ऐसा ऐसा है। तो भारत सरकार ने क्या किया, पार्लियामेंट में एक नोटिफिकेशन, एक रूल पास किया कि सचिन तेंदुलकर की इस फरारी पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। अब सोचो मैं भी कोई अगर गाड़ी ले आऊं, क्या वो भी ऐसे एग्जाम्प्ट हो जाएगी क्या? आंसर इज नो। तो वो स्पेशली किसके लिए था, वो सचिन तेंदुलकर के लिए था। तो ये स्पेशल एग्जाम्पशन का केस है। दूसरी बात, आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। आपने एक हॉस्पिटल का नाम सुना होगा, मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम का। जो मेदांता हॉस्पिटल है गुरुग्राम का, उनके जो ओनर हैं, जो सीईओ हैं, वो है मेदांता हॉस्पिटल के ओनर हैं, वो राजीव गांधी के दोस्त रहे हैं, नरेश त्रेहन, नाम आपने सुना हो, कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नरेश त्रेहन, राजीव गांधी के दोस्त रहे हैं वो। और वो विदेश में, यूएसए में, यूके में, यहां कहीं प्रैक्टिस करते थे। तो राजीव गांधी ने रिक्वेस्ट की कि आप इंडिया आकर के प्रैक्टिस करें और इंडियंस को भी उसका फायदा मिल जाएगा। तो नरेश त्रेहन के लिए पार्लियामेंट में स्पेशल एक कानून बनाया गया कि नरेश त्रेहन की इनकम जो भी होगी थ्रू आउट लाइफ, वो इनकम एग्जम्प्ट रहेगी, टैक्स नहीं लगेगा। क्वेश्चन है, क्या मेरी इनकम एग्जम्प्ट है? क्या आपकी इनकम एग्जम्प्ट है क्या? आंसर इज नो। एग्जम्प्ट किसकी है? सिर्फ और सिर्फ नरेश त्रेहन की। या फरारी कस्टम ड्यूटी से एग्जम्प्ट की गई, सिर्फ और सिर्फ सचिन तेंदुलकर की। तो ये क्या जनरल एग्जाम्पशन है? आंसर इज नो। ये स्पेसिफिकली स्पेशल एग्जाम्पशन का केस है और ये डायरेक्टली कोई नोटिफाई नहीं किया जाता, पब्लिक को नहीं बताया जाता। जब ये कानून पास कर दिया जाता है, इसका नोटिस सीधा उनको उनके घर पर भेज दिया जाता है। पब्लिक डोमेन में ये बातें नहीं लाई जाती हैं, पर यस, ये बातें मीडिया के थ्रू आ जाती हैं। राइट, ये जो केस है ये स्पेशल एग्जाम्पशन का है। दूसरा केस है जनरल एग्जाम्पशन का। जनरल एग्जाम्पशन की कहानी, जैसे एग्जाम्पल,
कोरोना की परफेक्ट, कोविड-19 की परफेक्ट मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। मान लेते हैं जर्मनी ने परफेक्ट मेडिसिन डेवलप कर ली है। अब क्वेश्चन है क्या उस मेडिसिन को टैक्स फ्री कर दिया जाए? आंसर इज यस। किसके लिए किया जाए? कौन इंपोर्ट करेगी टैक्स फ्री कर दिए? हर कोई भी बंदा जर्मनी से इस मेडिसिन को अगर इंपोर्ट करेगा, कोरोना की, कोविड-19 की मेडिसिन को, तो सभी के लिए एग्जम्प्ट रहेगा, फुली एग्जम्प्ट रहेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब ये जो एग्जम्पशन है, ये जनरल एग्जम्पशन है, सभी इंडियंस के लिए इक्वली अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या है? ये जनरल एग्जम्पशन का केस है बच्चे। ये क्या केस है? जनरल एग्जम्पशन का ये केस है। जनरल एग्जम्पशन और स्पेशल एग्जम्पशन में क्या होता है? कोई पर्सन जनरल एग्जम्पशन, स्पेशल एग्जम्पशन किसी को दे दी, ये सरकार के पास आर्बिट्रेरी पावर्स हैं। उसकी इच्छा है, किसी को चाहे एग्जम्प्ट कर दे, किसी को टैक्स कर दे। कोई पर्सन ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसको एग्जम्पशन दे दी, मुझे एग्जम्पशन क्यों नहीं दी है। एग्जाम्पल इसका आर्बिट्रेरी पावर्स है। एक ट्रैफिक पुलिस वाला है, उसने एक बंदे को पकड़ लिया, रेड लाइट क्रॉस किया, उसको कैच कर लिया। अब उसको कुछ प्रॉब्लम ज्यादा थी, उसके साथ एक बीमार कोई पर्सन था, उसको जाने दिया। फिर एक पीछे पर्सन आ रहा था, उसको भी पकड़ लिया। उसने कहा जी अभी जो मेरे आगे जा रहा था उसने रेड लाइट क्रॉस किया, आपने उसको छोड़ दिया, मुझे भी छोड़ दें। क्या वो ट्रैफिक पुलिस मैन जो है वो छोड़ देगा? आंसर इज नो। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि वो आर्बिट्रेरी पावर्स हैं, इच्छा है उनकी, राइट। तो कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसको ये बेनिफिट दिया है तो ये बेनिफिट मुझे भी मिलना ही चाहिए 100%। ऐसा नहीं हो सकता है, और ना ही ऐसा होता है। तो क्या कोई कोर्ट केस कर सकता है? आंसर इज अगेन नो। कोर्ट केस भी नहीं किया जा सकता। अगेन आर्बिट्रेरी, ये लॉ में लिखा हुआ है। आप किसी भी केस में इसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर पाएंगे। और ये जो एग्जम्पशन दी जाती है, ये डिस्क्रिशनरी पावर है या मॉरल ग्राउंड हो सकता है। कोई मॉरल ग्राउंड पर एग्जम्पशन दे दी जाती है, या कभी कभी कोई डिस्क्रिशनरी पावर है सरकार की, तब दे दी जाती है। अब दूसरा केस बताता हूं आपको। सरकार ने एग्जम्पशन के लिए नोटिफिकेशन दे दिया, तो एप्लीकेबल कब से? जब नोटिफाई कर दिया तब से एप्लीकेबल। नोटिफिकेशन की डेट ही नहीं है तो कब से एप्लीकेबल होगा? जिस दिन ऑफिशियल गैजेट के लिए भेज दिया उस दिन एप्लीकेबल हो जाएगा। पर अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? एग्जाम्पल बताता हूं। सरकार ने कहा घड़ी में ना रेडियम लगता है, रोडियम, घड़ी में रेडियम आता है जिससे अंधेरे में आप घड़ी देख सकते हैं, हाथ पे बांधने वाली, अंधेरे में हरे से कलर की वो चमकती है, रेडियम। और यही रेडियम का इस्तेमाल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी किया जाता है, पढ़ाने के लिए, एक्सपेरिमेंट कराने के लिए साइंस के स्टूडेंट्स को। सरकार को लगा यार ये रेडियम एग्जम्प्ट कर देना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यही किया, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड, they have exempted the radium from custom duty. What was the mentality? So that it is quite easily and at the cheaper rates available to the educational institutes, so that they can give the radium to the students for the research, for the lab purposes. This was the main motto. बट उसका फायदा उठा लिया किसने? मैक्सिमा घड़ी ने। मैक्सिमा घड़ी ने रेडियम को फ्री में इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। 6 महीना हो गया, 7 महीना हो गया, गवर्नमेंट ने देखा रेडियम से कोई भी टैक्स नहीं आ रहा, जबकि जो मैक्सिमा कंपनी है उसको टैक्सेस पे करना चाहिए था। सरकार ने अपने पास ये पावर रखी हुई है। क्या पावर? कि सरकार चाहे तो जो नोटिफिकेशन आया था उसके 1 साल तक उसका रेक्टिफिकेशन, उसका क्लैरिफिकेशन इशू किया जा सकता है, और वो बैक डेट से एप्लीकेबल होगा बच्चे। तो मान लो सरकार ने 6 महीना बाद नोटिफाई किया, तो सरकार कह देगी पिछले 6 महीने में
जिसने ये रेडियम इंपोर्ट किया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अलावा, उन सबको 6 महीने में पूरी परचेज का टैक्सेस आपको पे करने हैं। ये हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, और ये ऐसा होता भी है। इज दिस पार्ट क्लियर? यस। सो दिस इज एग्जम्पशन, इफेक्टिव डेट ऑफ एग्जम्पशन। अब मैं आपको एक तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताता हूं, तो उससे आपको और अच्छे से कहानी समझ आ जाएगी। राइट, स्क्रीन देखिए, व्हाइट स्क्रीन, आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन। यस, देखिए क्या केस। एक पर्सन ने 2 आइटम्स परचेज कर लिए हैं। वो आइटम्स क्या क्या परचेज किए हैं? एक परचेज किया है डेस्कटॉप। अभी अलग अलग केस बताता हूं। एक पर्सन ने डेस्कटॉप परचेज किया है 90,000 का, या 1 लाख का, 1 लाख का डेस्कटॉप परचेज किया है, बस ये केस है। क्या टैक्स लगेगा इसके ऊपर? बच्चे, ये लैपटॉप फुली एग्जाम्प्ट होता है, डेस्कटॉप नहीं। जीएफए का लिमिट इसके ऊपर लगेगा 50,000 एग्जाम्प्ट। बाकी बचा रेस्ट इज हाउ मच? 50,000। इस 50,000 का 38.5% ये इंपोर्ट ड्यूटी इसको पे करनी पड़ेगी। ये कितनी हो गई? 19,250 रुपीज। इसको ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्सेस पे करना ही करना है, तब ये डेस्कटॉप अपने एयरपोर्ट से घर लेकर के जा पाएगा पर्सन। दूसरा केस देखिए। वो पर्सन एक डेस्कटॉप ले आया 35,000 का, और एक बंदूक ले आया है, गन ले आया है से 20,000 की गन है, राइट, और 35,000 का डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या जीएफए में आ जाता है? आंसर इज यस। क्या गन एनेक्स्चर 1 की आइटम है? जी हाँ, ये जीएफए नहीं है, ये तो नॉन बोनाफाइड है। इस पे सीधा 38.5% का आपको टैक्स पे करना ही करना है, राइट। तो इसका इतना परसेंट आपको ये अमाउंट टैक्स की फॉर्म में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पेमेंट करनी पड़ेगी। अब बहुत ही अच्छा एग्जांपल है नेक्स्ट केस। मिस्टर एक्स एंड मिसेज एक्स, ये दोनों विदेश गए हैं। मिस्टर एंड मिसेज एक्स दोनों ही विदेश गए हैं, और विदेश से एक डेस्कटॉप ले आए। कितने का? 80,000 का। और एक मोबाइल फोन ले आए हैं, एक मोबाइल फोन ले आए हैं, कितने का? 19,000 का मोबाइल फोन ले आए हैं। तो डेस्कटॉप कितने का है? 80,000 का। मोबाइल फोन कितने का है? 19,000 का। टोटल सामान कितने का हो गया? 99,000 का। जो जीएफए मिलता है वो कितना है, ये क्वेश्चन है। जीएफए 50,000 पर पर्सन का मिलता है, 50,000 पर पर्सन का मिलता है। बच्चे याद रखिएगा, एक से ज्यादा सामान अगर हो, एक से ज्यादा अगर सामान हो, तो उसमें क्लबिंग अलाउड होती है, उसमें क्लबिंग इज अलाउड, मिक्स कर सकते हैं आप। तो मिस्टर एक्स का कितना? 50,000 जीएफए, मिसेज एक्स का कितना? 50,000 जीएफए। दोनों को ऐड करो, 1 लाख रुपया हो गया। 1 लाख रुपए तक का सामान एग्जाम्प्ट, और ये तो 99,000 का है, तो फुली एग्जाम्प्ट, कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा केस बताता हूं आपको, एग्जाम्पल नंबर 4। मिस्टर एक्स एंड मिसेज एक्स, ये दोनों विदेश गए हैं, ये दोनों ही विदेश गए हैं, और वहां से एक एप्पल का फोन ले आए हैं, एप्पल का आईफोन परचेज कर लाए हैं 93,000 का।
93,000 का फोन ले आए हैं, मिस्टर एक्स का लिमिट कितना, 50,000 का, मिसेज एक्स का, मिस्टर एक्स मिसेज एक्स का कितना, 50,000 का, दोनों मिलाओ कितना हो गया, 1 लाख। क्या ये लिमिट होगी, आंसर इज नो। व्हाई नॉट, क्योंकि कंपलसरी है जीएफए क्लब करने के लिए 2 कम से कम आइटम होनी चाहिए। इसमें जीएफए पूरा नहीं मिलेगा, इसमें से जीएफए मिल जाएगा कितना, एक बंदे का कितना, 50,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बैलेंस बचा कितना, 43,000। इस 43,000 पर 38.5% का टैक्स पे करना पड़ेगा, जो भी बनेगा। ये अमाउंट कस्टम ड्यूटी मानी जाएगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये अमाउंट पे करना ही पड़ेगा। राइट, इज दिस पार्ट क्लियर? यस, राइट। एक और एग्जांपल, मिस्टर एंड मिसेज एक्स इंडिया के बाहर गए थे, मिस्टर एक्स एंड मिसेज एक्स दोनों इंडिया के बाहर गए थे और वहां से कुछ सामान ले आए हैं। क्या क्या ले आए हैं, एक लाए हैं लैपटॉप, कितने का लैपटॉप, बड़ा हैवी अमाउंट, 80,000 का। यूज्ड क्लोथ्स भी हैं उनके पास, पर्सनल इफेक्ट की चीजें हैं कुछ, कितने के, 90,000 का सामान ले आए हैं। इसके अलावा एक डेस्कटॉप ले आए हैं, कितने का, 52,000 का। टैक्सेबिलिटी इसकी बतानी है, क्या कर रहे हैं बच्चे, लैपटॉप, एक लैपटॉप एग्जम्प्ट होता है, यूज क्लोथ ये भी एग्जम्प्ट होता है। बचा क्या, एक ही आइटम रह गया, कौन सा, डेस्कटॉप। जीएफए मिलेगा, दोनों मिलाकर के सिर्फ 50,000 ही जीएफए मिलेगा, क्लबिंग नहीं है, क्योंकि एक ही आइटम रह गया डेस्कटॉप। 2,000 पर टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, कितने, 38.5% के टैक्सेस। ये अमाउंट आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना ही करना है। दिस इज द अमाउंट which is to be paid to the government of India, right? नेक्स्ट एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एक लास्ट एग्जांपल, जैसे गोल्ड ज्वेलरी वाला परमानेंट ट्रांसफर हो रहा है 1 साल के बाद। कोई एक पर्सन लाइक मिस्टर राम क्या लेकर के आए हैं, 22 ग्राम गोल्ड लेकर के आए हैं, जिसकी वैल्यू है 48,400 रुपीज। ये तो अमाउंट ठीक है, पर 22 ग्राम तो अलाउड ही नहीं है, 20 ग्राम अलाउड है। तो यूनिटरी मेथड लगाइए, 48,400 ग्राम्स कितने का, ये 22 ग्राम का, तो 20 ग्राम का कितना रेट होगा, 44,000 तक अलाउड, एग्जाम्प्ट, बैलेंस बचा कितना, 4,400। इस पर इसको टैक्स पे करना पड़ेगा 38.5% का। दिस इज द अमाउंट विच इज टू बी पेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बनेगा कितना, 1694, कितना टैक्स बनेगा, 1694। ये अमाउंट उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना पड़ेगा। विद दिस वी हैव फिनिश्ड द कस्टम्स लॉ, विद दिस we have finished the customs law. I hope you are clear with this part. Now I am taking the question answer round. BCD full form, basic custom duty. Sir, if we supply medicine bag from abroad of rupees 51,000, then yes, बच्चे मेडिसिन हो कुछ भी हो, अनलेस अनटिल वो एग्जाम्प्ट नहीं है, 50,000 रुपए का जीएफए मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है राहुल, 1,000 रुपए पर 38.5% का टैक्स लगेगा, राइट। विवेक का क्वेश्चन है,
सर नॉट बैगेज वाले चीजों पर ओनली कस्टम ड्यूटी चार्ज होंगी। बच्चे जितना भी हम सामान इंपोर्ट करते हैं सिर्फ कस्टम ड्यूटी ही चार्ज होती है, और वो कस्टम ड्यूटी बहुत हैवी होती है, 38.5% बहुत कम है, इसलिए बैगेज का चैप्टर है। बिल्कुल विवेक, कस्टम ड्यूटियां चार्ज होंगी और सारी ड्यूटियां चार्ज होंगी, उन सबको मिलाएंगे 70%, 80%, कभी कभी 100% की ड्यूटियां बन जाएंगी विवेक। तो बैगेज कंपैरेटिवली आसान है, राइट। नॉन बोनाफाइड का मतलब है नेक्स्चर 1 के आइटम जिनमें जीएफए नहीं मिलता, सीधा सिर्फ 38.5% का ही आपको टैक्स पे करना है। खुशबू बच्चे बाकी स्टूडेंट्स को स्क्रीन अवेलेबल थी, तो इसका मतलब कुछ कहीं प्रॉब्लम है, राइट। एनोनिमस का क्वेश्चन है कि 80,000 का आईफोन लाएंगे तो क्या वो बैगेज में आएगा? 50,000 आ जाएगा, 30,000 रुपए पर 38.5% का टैक्स पे करना पड़ेगा। मनीषा बच्चे स्क्रीन वाज विजिबल टू अदर स्टूडेंट्स, इसके मतलब कुछ प्रॉब्लम रहा है, राइट। राहुल का क्वेश्चन है सर, इफ समवन सप्लाई ड्रग्स and he also filled the red channel, then he got present or only taxable? बच्चे 100% अगर वो रेड चैनल से आ रहा है, डिक्लेयर कर रहा है कि ड्रग्स है, तो टेम्परेरी डिटेंशन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो टेम्परेरी डिटेंशन खुद डिक्लेयर कर दे वो मेरे पास कि ये ऐसे ऐसे ड्रग्स हैं, और वो विदेश जाता हुआ उसको ले जाए, या तब वो अलाउड हो सकता है, राइट। खुद पकड़ लिया जाए फिर क्लेम किया जाए तो अलाउड नहीं है। यस शौर्य, एसओएल से आप बुक इशू करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्थ सबरवाल, सर विल द पेपर बी प्रैक्टिकल और थियरी बेस्ड? Because the book contains practical part too, so we have to study accordingly. Yes, Parth, we have to study practical as well as theory. Both conceptual question paper आता है, जीएसटी का, कस्टम लॉ का कुछ थियरी, एक प्रैक्टिकल, 10 नंबर का कस्टम है, कंसेप्चुअल पेपर है। यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन दिस, एंड इफ यू परचेज द बुक देयर आर क्वेश्चंस पेपर आल्सो, राइट, यू नीड टू सॉल्व इट। ये जो बुक है जो आपको परचेज करनी है, गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी एंड कस्टम्स लॉ बाय कमल मोहन बंसल, ये किताब है, जीएसटी एंड कस्टम लॉ बाय कमल मोहन बंसल, राइट। स्क्रीन बच्चे मैं कभी शेयर करता हूं, कभी नहीं करता। रिकॉर्डेड लेक्चर बच्चे लगभग 1 महीना लगता है, 1 मंथ इट विल टेक। 1 मंथ के बाद आपके पोर्टल पर आ जाएगा, आप अपने पोर्टल पर उन लेक्चर्स को देख सकते हैं, सुन सकते हैं लॉग इन करके, राइट। Yes, there is an online class on 26. No, there is no online class on 26. जीएसटी की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेडनेसडे थर्सडे मॉर्निंग 9 to 11 है, वेडनेसडे थर्सडे मॉर्निंग 9 to 11, राइट। ईशांत का क्वेश्चन है क्या डायमंड के लिए भी सेम रूल है? बिल्कुल यस, सेम रूल है, क्योंकि जो लॉ में लिखा है वो ज्वेलरी लिखा है, ये नहीं लिखा कि गोल्ड या सिल्वर, उसमें लिखा है ज्वेलरी, आप 20 ग्राम 40 ग्राम वो लेकर के आ सकते हैं, राइट। 38.5% शुभम का क्वेश्चन है, 38.5% कैसे आया? बच्चे वो 35% का बेसिक कस्टम ड्यूटी, उसके ऊपर 10% का टैक्स, तो 35 का 10% कितना हो गया? 35 का 10% इज 3.5, तो 35 plus 3.5 is 38.5%. I'm just stop sharing, right?
एसओएल की बुक आपको एसओएल की लाइब्रेरी में ही मिलेगी, अदरवाइज आपको जो ये नया ही एडिशन परचेज करना है। प्रिया, क्लासेस भी लेनी पड़ेंगी बच्चों और बुक से पढ़ना भी पड़ेगा। जो जीएसटी है वो ऐसा नहीं है कि आप आसानी से उसको बगैर मेहनत के हो पाएगा, नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, लर्न करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। और इस बार एग्जाम आपका ऑफलाइन है तो बी रेडी। सर ऐसे भी गुड हैं जिसपे कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं है। नॉर्मली ऐसे गुड्स कुछ कुछ हो सकते हैं जो देश के लिए रिक्वायरमेंट होती है। मैंने आपको कल बताया था बेसिक कस्टम ड्यूटी दो तरीके की होती है, एक नॉर्मल, एक प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंशियल में ऐसा हो सकता है ड्यूटी ना लगाई जाए। Sir, one can simply copy the link and then have the classes wherever he or she needed. Okay. Maybe Chirag, Chirag Goyal bache, you need to go and check it out whether it is available or not. I am not sure. We need to check it out, right? क्वेश्चन है सोनू का, सर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 100% कस्टम ड्यूटी। बच्चे ड्यूटियां मैंने आपको बताया था अलग अलग टाइप्स की होती हैं, सभी को मिलाओगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी। बच्चे नॉर्मली आर्टिफिशियल ज्वेलरी में काउंट नहीं होती है बच्चे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में काउंट नहीं होती बेटा। इंशांत का क्वेश्चन है, हाउ मच कस्टम्स चार्ज ऑन गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स रेजिडेंट इन अब्रॉड। हाउ मच कस्टम्स चार्ज ऑन गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, सर कस्टम चार्ज ऑन गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव रेजिडेंट इन अब्रॉड। बच्चे नॉर्मली जो आप गिफ्ट लेकर के आते हैं, मैंने आपको बताया वो पर्सनल इफेक्ट की चीजें में आ जाएगा, आप उसका टैग हटा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी तरीके से कोई टैक्स नहीं लगेगा। आई होप ऑल योर क्वेरीज आर आंसर्ड। यस, कोई डाउट किसी और स्टूडेंट को नहीं है? Right. Thank you, dear students. Thank you, all of you. You may leave now. We'll be meeting next Wednesday. जी महेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्लास हो गई ठीक? हाँ सर, बहुत अच्छा हो गया। एंड कर दूं सर? हाँ जी प्लीज। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू महेश जी, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।